हेलो एवरीवन, क्या हालचाल बच्चे बड़ी, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया है और आप लोग की पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही है। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी क्लास 7 गणित प्रकाश 2 का एक बहुत ही शानदार चैप्टर। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कनेक्टिंग द डॉट्स। बहुत सारे डॉट्स होंगे और उसको हमें कनेक्ट करना है ना। ऐसे ही कुछ होने वाला है क्या? चलिए ठीक है, मैं बता देता हूं होने क्या वाला। चलिए पहले जानते हैं करना क्या है हमें, ठीक है। सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वी विल बी डूइंग ऑल टॉपिक्स इन वन शॉट। कंप्लीट आने वाले 1-1.5 घंटे में जो भी रहेगा हमारा, पूरे टॉपिक्स को हम बहुत शानदार तरीके से करेंगे। और ऐसा करेंगे कि अगर आप इसके बाद कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड करते हो सो डेफिनेटली आप उसको कर लोगे। बस कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपको ये वाला पूरा चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से देखना पड़ेगा और साथ में जो जो मैं बता रहा हूं उसको फील करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत कम फॉर्मूलेज है इसमें, मतलब ज्यादा फॉर्मूलेज वगैरह है नहीं और ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट बहुत नहीं है इसमें। बेसिकली थ्योरी, और थ्योरी ऐसी है जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये वाला चैप्टर कुछ इस तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ये चैप्टर हमें बताता है स्टैटिस्टिक्स के बारे में। किसके बारे में? स्टैटिस्टिक्स के बारे में। अब ये स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? द स्टडी ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डाटा। अगर हम कोई भी नंबर्स को, न्यूमेरिकल फॉर्म को, कोई भी नंबर को लेके आते हैं जिससे हमें जानकारी मिले, उसको हम डेटा कहते हैं। डेटा क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ पर 4 नंबर लिखूं, 7, 8, 9, 9, 10, आप बोलोगे सर भैया ये क्या नंबर है जी, ये क्या नंबर है? मैं बोलूंगा नंबर है। तो आप बोलोगे क्या ये डेटा है? नहीं, ये डेटा नहीं है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। बट यहीं पर अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बच्चों के 10 में से मार्क्स है, 10 में से आउट ऑफ 10 बच्चों के ये मार्क्स है, 5 स्टूडेंट है उनके मार्क्स है, तो ये नंबर आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं। ये नंबर आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेटा बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? डेटा बोलेंगे। और यही डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उससे कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, इसी की जब हम पढ़ाई करते हैं तो इसी को तो हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। इसी को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। बहुत ध्यान सुनना। जब हम नंबर्स को कलेक्ट करते हैं, उसको उसके बाद ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करने के बाद उससे कुछ ना कुछ एनालिसिस निकालते हैं कि क्या होता है, अच्छा ये होगा, अच्छा वो होगा, अच्छा नहीं है, ज्यादा है, ये बेकार है, ये अच्छा है। फिर उसके बाद हम उससे कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। इसकी जिसमें हम पढ़ाई करते हैं वो मैथमेटिक्स का एक फील्ड है जिसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। आपने डेली लाइफ में सुना होगा भैया कि प्राइस आर राइजिंग। पनवाड़े में क्या बोलते हैं उसको, जहां पर पान खाते हैं या फिर जहां पर लोग बैठते हैं, वहां पर आपने सुना, अरे भैया बहुत जो है सरकार में मजा नहीं आ रहा है, ये जो सरकार है इसमें पेट्रोल के प्राइस जो है बढ़ते जा रहे हैं, इसका प्राइस जो है बढ़ते जा रहा है। तो ये सब जो डिस्कशन कर रहे हैं, प्राइस आर राइजिंग, माय स्कोर वाज बेटर दिस टाइम। मेरा जो स्कोर है इस बार, जो मैंने पेपर में स्कोर किया है वो ज्यादा बेहतर है पिछले बार के मुताबिक। और ऑन एवरेज आई स्लीप से 8 घंटा, मैं औसतन एक दिन में 8 घंटा सोता हूं। तो ये सारी बातें जो आप बोल रहे हो, ये सारे बातें जो आप बोल रहे हो, ये आप कुछ ना कुछ डाटा देख के बोल रहे हो। भैया आपने कैसे बोल दिया प्राइस आर राइजिंग? ऐसे ही सो के उठ के आए और बोल दिया प्राइस आर राइजिंग? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा तो नहीं होगा। आपने देखा होगा कि भैया पहले कोई चीज इतने में मिल रही थी, अब इतने में मिल रही है, अब थोड़ा और बढ़ गया, तो प्राइस राइज हो रही है। किसके बेसिस में आपने बोला? जब आपने डेटा को ऑब्जर्व किया, जब आपने डेटा को ऑब्जर्व किया। माय स्कोर वाज बेटर दिस टाइम। कैसे बोल दिया भैया कि मेरा स्कोर इस बार अच्छा है? कैसे बोल दिया? अरे भैया जब आपको ये पता होगा कि पिछली बार आपको 85 मिले हैं और इस बार आपको 87 मिले हैं, तो आपने पिछले इंफॉर्मेशन के बेसिस में, अपना नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के बेसिस में एक इंटरप्रिटेशन निकाला ना, एक कंक्लूजन निकाला ना कि मेरा स्कोर इस बार बेटर है। तो ये सब हम लोग डेटा को ऑब्जर्व करके बोलते हैं, ये सब हम लोग डेटा को ऑब्जर्व करके बोलते हैं। सो ये वाले जो चैप्टर है कनेक्टिंग द डॉट्स, कनेक्टिंग द डॉट्स का मतलब अब समझ में आया। कनेक्टिंग द डॉट्स मतलब मैं सारे इंफॉर्मेशंस को, सारे डेटा को देखकर मैं एक कंक्लूजन निकालूंगा, मैं सारे इंफॉर्मेशन को देख के एक कंक्लूजन निकालूंगा और उसको मैं जोड़ दूंगा। इसलिए चैप्टर का नाम है कनेक्टिंग द डॉट। फिर से बता रहा हूं, सारे डेटा उसको मैं देखूंगा, समझूंगा, परखूंगा और उसके बाद उससे कुछ कंक्लूजन निकालूंगा। सारे डॉट्स को, जैसे सारे डॉट्स को कनेक्ट करके हम कुछ स्टोरी में कंक्लूजन निकालते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर सारे डॉट्स को कनेक्ट करके, सारे डेटा को कनेक्ट करके हम यहाँ पर कुछ ना कुछ कंक्लूजन की ओर बढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार? तो आप बोलेंगे सर पिछले आप जो 4 मिनट 20 सेकंड 4 घंटे जो भी समय से आप बात कर रहे थे, जरा ये बताइए कि क्या आप हमें तैयार कर रहे थे? मैंने बोला हाँ, मैं आपको तैयार कर रहा था कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है, इस चैप्टर में होने क्या वाला है। आई होप आपको थोड़ी बहुत जानकारी हल्की फुल्की समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बाकी तो जब पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बढ़िया तरीके से आप सभी के सामने। अगर मैं आपके आगे बोलूं कि भैया पता है मैं आज शाम को गया था और मैंने मेरे 2 दोस्त से मिला, एक की हाइट 6 फीट है और दूसरे की हाइट 5 फीट है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं गया घूमने,
मैंने आया क्लास में, बोला भैया आज थोड़ा सा लेट हो गया है। सर लेट क्यों हो गया? मैं बोलूंगा मैं इसलिए लेट हो गया क्योंकि मैं मेरे दो दोस्त से मिलने गया था, और वो जो दो दोस्त है, एक की हाइट है 6 फीट और एक की हाइट है 5 फीट। तो आप बोलोगे भैया ये अगर दो हाइट से आप मिलने गए या फिर दो पर्सन से मिलने गए हो, तो जो 6 फीट वाला बंदा होगा या फिर जो 6 फीट वाला होगा वो लड़का होगा, और 5 फीट वाला होगा जो वो लड़की होगी। बोलो हाँ या ना? आप लोग, आपके दिमाग में यही आएगा ना सबसे पहले? अगर मैं बोलूं कि एक 6 फीट वाला लड़का है और एक 5 फीट वाला है, तो आप बोलोगे 6 फीट वाला लड़का है और 5 फीट वाली लड़की है, यही बोलोगे। भैया मैंने बोला फॉर एग्जांपल 5 फुट टॉल फ्रेंड कम कुड बी अ वुमेन, आप बोलोगे कि 5 फुट टॉल जो फ्रेंड है वो वुमेन है और जो 6 फुट टॉल जो है वो मैन है, ठीक है। बट ये सिर्फ आपके गेस है, ये फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ आपके गेस है कि हाँ ये हो सकता है, ये हकीकत नहीं है। हकीकत तो मुझे पता है ना, मैं जाके मिला हूं, हकीकत तो मुझे पता है ना। तो आप बोलोगे हाँ देयर आर मेनी 5 फुट टॉल वुमेन एंड मेन, और मेनी 6 फुट टॉल मैन और वुमेन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वी सिंपली नोटिस दैट ऑन एवरेज मेन टेंड्स टू बी टॉलर देन वुमेन। हमने नॉर्मली जनरली ये देखा है, क्या देखा है कि भैया जो मेन है वो ज्यादातर लंबे होते हैं, टॉलर होते हैं एज कंपेयर टू वुमेन। ये हमारी क्या है, नॉर्मली एक नॉर्मली देख एक ऑब्जर्वेशन है। आपने भी अपने आसपास देखा होगा, आपकी जो उम्र है उस उम्र में थोड़ा सा हाइट्स मैच होती हैं, कई बार लड़कियां लंबी भी हो जाती हैं, ठीक है। बट जैसे जैसे आप लंबे ज्यादा एज के आ जाओगे, जिस उम्र में हम लोग हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं हर एक लड़की की हाइट लड़कों से छोटी होती है, मैं ये कह रहा हूं ऑन एन एवरेज औसतन ज्यादातर लड़के लड़कियों से लंबे होते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ऑब्जर्वेशन बोल रहा है, ये डेटा बोल रहा है। क्या ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिस्टिकल थिंकिंग, ये एक स्टैटिस्टिकल थिंकिंग का एग्जांपल है। यहां पर आई होप आपको छोटी सी बात समझ में आई होगी। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखना, यहां पर बहुत सारी चीजें जो मैंने पीछे बताया, आपने अपने औसतन मतलब आपने पीछे वाले जो भी आपकी जानकारी थी उसके बेसिस में आपने गैस निकाला। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं जेमिना बहुत बढ़िया तरीके से बैटिंग कर रही है, अगले मैच में वो और अच्छा खेलेगी, बहुत बढ़िया स्कोर करेगी, ठीक है। मुझे 15 मिनट लगते हैं स्कूटर से साइकिल से अगर मैं स्कूल से घर जाऊं तो, ठीक है। उसके बाद आई थिंक मेरा जो पेन है वो 2 हफ्ते और चलेगा, मेरा जो पेन है वो 2 हफ्ते और चलेगा, मुझे नया पेन खरीद लेना चाहिए, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ देयर विलेज हैज रिड्यूस्ड बाय अबाउट 100 इन लास्ट डिकेड, मतलब जो है बेसिकली पॉपुलेशन गिरी है पिछले डिकेड से, ठीक है। सिंस आई हैव स्टार्टेड टू ईट फूड्स एंड वेजिटेबल मोर फ्रीक्वेंटली आई एम एबल टू रन 2 किलोमीटर मोर ईच डे। जैसे ही मैं बढ़िया खाने लगा हूं, बढ़िया फ्रूट्स खाने लगा हूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि मैं 2 किलोमीटर ज्यादा भाग ले रहा हूं, ठीक है। मैं आई एम एबल टू लर्न 2 किलोमीटर मोर ईच डे, हर दिन मैं 2 किलोमीटर ज्यादा भाग ले रहा हूं। भाई साहब कौन सा फ्रूट खा रहे हो, कौन सा फ्रूट खा रहे हो कि डेली 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा भाग ले रहे हो? आज 2 किलोमीटर तो कल 4 किलोमीटर। भाई ऐसा फ्रूट हमें भी दिलाओ, बढ़िया फ्रूट, ठीक है। और यहां पर बोल रहे हैं डेविड स्पेंड अबाउट 7 आवर डेली इन द स्कूल, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, ये क्या है? सो वी कॉल दिस एज स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट। हम इसको क्या बोलेंगे? स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट। अब ये स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट क्या होता है? और स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट इज अ क्लेम बेस्ड ऑन द डाटा, नंबर्स और ट्रेंड, ठीक है। स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट वो है जो हम लोग क्लेम करते, जैसे हमने बोला कि भैया जो है कोहली जो है बहुत बढ़िया बैटिंग करेगा, नरेंद्र मोदी जो है वो चुनाव जीतेगा, देवेंद्र फडणवीस है जो वो चुनाव जीतेगा, जो भी एक आदमी है वो चुनाव जीतेगा, चुनाव हारेगा। उसके बाद मैं जो है इतना समय मुझे लगता है, मुझे मेरी क्लास लेने में मुझे पता है कि 1 घंटे से 1 घंटा 15 मिनट लगता है, मेरी क्लास 1 घंटे डेढ़ घंटे की होती है, ये मुझे पता है। कैसे पता है? क्योंकि मैं मेरी क्लासेस का या फिर जितने भी मैंने पीछे बातें बोली सबका मैंने एक क्या देखा है, एक पैटर्न देखा है, मैंने एक पैटर्न देखा है, मैंने सबका एक ऑब्जर्वेशन देखा है। तो जहां पर हम लोग कोई भी चीज को क्लेम करते हैं सिर्फ और सिर्फ डेटा के बेसिस में नंबर्स के बेसिस में, एवरेज के बेसिस में, ट्रेंड्स के बेसिस में, इसको हम लोग स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। इसको हम लोग स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। समझ में आया स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे लड़का हमेशा लड़कियों से लंबी होती है, पहला क्लियर है। दूसरा भैया जैसे भैया जेमिना जो है बढ़िया बैटिंग करेगी, कोहली बढ़िया बैटिंग करेगा, आज मैसी जो है गोल 2 से 3 मारेगी, ये जितनी भी मैं बातें बोल रहा हूं ना, जितनी भी मैं बातें बोल रहा हूं ये सब मैं क्लेम कर रहा हूं किसके बेसिस में? सीएसके जीतेगी। जैसे अब जो सीएसके फैन है वो बोलेगा सीएसके जीतेगी, जो आरसीबी का फैन है वो बोलेगा आरसीबी जीतेगी। कैसे बोल रहे हो आप लोग? कैसे कैसे क्लेम कर रहे हो? डेटा के बेसिस में क्लेम कर रहे हो, अपने नंबर्स के बेसिस में क्लेम कर रहे हो, एवरेज के बेसिस में क्लेम कर रहे हो, ट्रेंड के बेसिस में क्लेम कर रहे हो, ठीक है। इसको हम लोग स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। सिंपल है, आपके सामने कोई भी स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा क्या ये स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट है या नहीं है, तो आपको उस पर जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है कि भैया स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन क्या होता है। अब देखो स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आंसर ढूंढने के लिए आपको डेटा कलेक्ट करना पड़े। मैंने बोला भैया आपकी हाइट क्या है,
तो मैं आपकी हाइट पूछ रहा हूँ, एक की हाइट पूछ रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे डेटा कलेक्ट करने नहीं जाना। मैं आऊंगा आपके पास, मैं बोलूंगा, आप मेरे को बता दोगे। बट अगर मैं आऊं आपके सामने और मैं बोलूं क्लास 7th में जितने बच्चे बैठे हैं आपके क्लास में सबकी हाइट निकाल के लेके आओ और मुझे उसका एक एवरेज बताओ, तो उसके लिए मुझे डेटा कलेक्ट करने जाना पड़ेगा। मुझे उसके लिए डेटा कलेक्ट करने जाना पड़ेगा। हाउ टॉल आर द ग्रेड 7 स्टूडेंट, क्लास 7 स्टूडेंट की जो हाइट है वो कितनी है। अगर मुझे ये निकालना है, तो इसके लिए मुझे डेटा की जरूरत पड़ेगी, मुझे कुछ ना कुछ नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हमें डेटा कलेक्ट करने के लिए मजबूर करते हैं, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चंस जो हमें डेटा कलेक्ट करने के लिए मजबूर करते हैं, उसको हम लोग स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन बोलते हैं। स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन इज द क्वेश्चन, वो ऐसे क्वेश्चन है, वाह। व्हाट इज दैट? दैट इज दैट समझ रहे हो? क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड बाय कलेक्टिंग डाटा, जिसका हम डाटा कलेक्ट करके ही जवाब दे सकते हैं। क्या ये समझ में आया? क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया? स्टैटिस्टिक्स समझाया क्या होता है, स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट समझाया क्या होता है। स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट जो हम लोग क्लेम करते हैं डेटा को देख के। उसके बाद मैंने क्या बताया? स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन। स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन मतलब जिसका आंसर मुझे डेटा कलेक्ट किए बिना पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन। अब देखो इसके बेसिस में आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे ये पूछ सकता है इसमें से कौन सा स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ टेनिस बॉल इन इंडिया। टेनिस बॉल की क्या प्राइस है भैया? इसके लिए मेरे को पूरे भारत के कोने में जाने की जरूरत है क्या, कि भैया ये जो एक टेनिस बॉल है, एक कोई भी टेनिस बॉल है, मैं इसकी प्राइस पता करने के लिए क्या पूरे भारत के कोने में जाके चेक करूंगा या फिर हर जगह जाके चेक करूंगा? भैया नॉर्मली आप अगर देखोगे जो बॉल की प्राइस एक जगह है, मोस्टली वही प्राइस भारत के हर कोने में रहेगी। तो क्या मुझे उसकी प्राइस निकालने की जरूरत पड़ेगी? अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया ये जो टाटा का 1 किलो का नमक है वो मुझे उसका प्राइस बताना है, तो क्या मैं भारत के ये वाले स्टोर में, दूसरे स्टोर में, दूसरे स्टोर में, दूसरे स्टोर में, हर एक कोने में स्टोर में जाके पता करूंगा क्या कि क्या इस टाटा नमक की कीमत है? आप बोलोगे नहीं सर, एक जगह अगर आपने जाके पता किया तो भारत के लगभग हर जगह वही होता है, वही होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत फर्क होगा अगर वो बल्क में बेच रहा है तो, मैं ऑन एन जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे डेटा कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सो क्या ये स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है? आप बोलोगे नहीं है, स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए मुझे डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हाउ ओल्ड आर द डॉग दैट लिव ऑन दिस स्ट्रीट, ये एक रास्ता है, इसमें बहुत सारे कुत्ते रहते हैं। इन कुत्तों की, कुत्ते मतलब सॉरी डॉग्स गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉग, भौ भौ, यस दैट वन, ठीक है, डॉग्स। तो उनकी कितनी उम्र है, तो ये पता करने के लिए तो मुझे बहुत बढ़िया तरीके से डेटा निकालना पड़ेगा कि भैया कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाएंगे और क्या इनकी उम्र है, सब कुछ पता करना पड़ेगा। बहुत सारे चीजें डेटाज हमको इसके लिए निकालनी पड़ेगी। तो क्या ये स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है? आप बोलोगे हाँ। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास लाइक वॉकिंग अप अ हिल, अगर मैं आपके क्लास में आऊं और आपसे पूछूं कि भैया पहाड़ में चढ़ना कितने लोग को पसंद है, तो उसके लिए मुझे सबसे पूछना पड़ेगा, डेटा को कलेक्ट करने पड़ेंगे। बोलो हाँ या ना, डेटा को कलेक्ट करने पड़ेंगे या फिर ऐसे ही अपने आप हो जाएगा? आप बोलोगे सर डेटा को तो कलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या ये स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है? हाँ, ये स्टैटिस्टिकल। डू यू लाइक रीडिंग, क्या आप रीडिंग करना पसंद करते हो? हाँ या ना, यस और नो? अरे भैया अगर आपने मुझसे पूछा कि सर डू यू लाइक रीडिंग, तो मैं बोलूंगा या तो यस या तो नो। इसके लिए मुझे डेटा नहीं कलेक्ट करना है। यहां पर एक सिंगल पर्सन की बात हो रही। देखो डेटा कलेक्ट करने के लिए आपको बहुत सारे जगह जाना पड़ेगा भाई मेरे। यहां पर तो आप एक के पास गए, देखो जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ना, ये सब आपको यहां पर नोट करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पेपर में क्रॉस लिख दिए, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। डू यू लाइक रीडिंग, डू यू लाइक रीडिंग, यस और नो। अब मैं किसी पड़ोसी से जाके आपका तो नहीं पूछूंगा ना, फिर दूसरे पड़ोसी से जाके आपका तो नहीं पूछूंगा ना, फिर दूसरे पड़ोसी से जाके आपका तो नहीं पूछूंगा ना, फिर दूसरे पड़ोसी से जाके आपका तो नहीं पूछूंगा ना, नहीं पूछूंगा। अगर मैं ये पूछूं कि आपके घर में कितने लोग को पढ़ना पसंद है, तो वो है स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में पूछ रहा हूं, हाँ भाई तेरे बारे में पूछ रहा हूं, तो वहां पर ये स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन नहीं है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर, देखो ये बेसिकली मैंने बोला सामने एक दीवार है, उसमें लगभग कितने ब्रिक्स है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, थोड़ा सा ये इस टाइप का क्वेश्चन। मतलब आप औसतन बता सकते हो एक दीवार है और उसमें कितने ईंट है, अगर आपको पता चल जाए ईंट की साइज इतनी है और पूरा एरिया कितना है, तो आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज निकाल सकते हो। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये ऐसा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या हम इसको लेके चले? हाँ, इसको हम लेके इसलिए चल रहे हैं, रीजन बता रहा हूं, क्योंकि मुझे उसके लिए भी पता करना पड़ेगा कि एक ईंट की क्या हाइट है, एक ईंट की क्या साइज है। अगर स्टैंडर्ड साइज ले रहे हैं तो फिर उसके लिए देखो, अब वो अगर स्टैंडर्ड साइज की ईंट है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, पूरा का पूरा दीवार खड़ा है, हम उसको निकाल देंगे एरिया निकाल के। लेकिन अगर कोई अलग तरीके का ईंट यूज कर दिया हो
कुछ अलग तरीके का बड़ा ईंट होता है, मतलब एक होता है जो सीमेंट वाला आता है, एक होता है जो भट्टी वाला आता है, अलग अलग तरीके के होता है। तो इसके बेसिस में हम इसको बोलेंगे, ठीक है। व्हाट वाज द बेस्ट बॉलर इन द मैच यस्टरडे, हु वाज द बेस्ट बॉलर इन द मैच यस्टरडे। यार इसके लिए मुझे थोड़ी सी जानकारी निकालनी पड़ेगी, किसका रन रेट अच्छा है, किसको कितना पीटा गया, किसकी कितनी इकोनॉमी है, किसने कितना विकेट लिया। हाँ, किसने अगर 4 विकेट लेके 4 ओवर में 40 रन दिए हैं और एक ने सिर्फ एक विकेट लिया है, एक ही विकेट लिया है, और उसके बाद उसने 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 10 रन दिया है, तो यार आप कैसे डिसाइड करोगे। इसके लिए भैया मुझे सारी चीज इकोनॉमिक्स देखनी पड़ेगी, कितने विकेट्स लिए और किसके विकेट लिए, क्या इसने चारों लास्ट के 4 विकेट, मतलब लास्ट के 4 बैट्समैन के विकेट लिए, इसने जो मार रहा था उसके विकेट लिए, सब मुझे देखना पड़ेगा, सारी जानकारी मुझे निकालनी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, है ना। तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी जानकारी निकालनी पड़ेगी, मुझे डेटा को निकालने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। व्हाट वाज द रेनफॉल पैटर्न इन बर्मा लास्ट ईयर, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दो, यस और नो में। क्या ये एक स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है? क्या यहां तक बातें मेरी समझ में आ रही है? ओहो, एक पेज छूट गया, ठीक है, यहां तक क्लियर है, बढ़िया बढ़िया। अब आते हैं रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मतलब क्या होता है ना, कि चलो आते हैं उस पर, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू पे आते हैं। पहले मैं समझाता हूं कि यहां पर आपके सामने क्रिकेट कितने लोग को देखना पसंद है। तो भैया यहां पर दो बहुत ही शानदार क्रिकेटर, एक का नाम है शुभमन गिल और एक का नाम है यशस्वी जायसवाल। दोनों भारत के बहुत ही यशस्वी नहीं, मतलब यशस्वी तो है ही है, बढ़िया बैट्समैन, ठीक है। अरे भैया बैट्समैन अच्छे हैं, इसके लिए पेन गिर गया, कोई बात नहीं। तो ये लोग बढ़िया बैट्समैन, कोई दिक्कत परेशानी? आप बोलो हमको क्या दिक्कत परेशानी, खेल रहे हैं, बढ़िया खेल रहे हैं, भारत के लिए अच्छा है। चलिए, अब यहां पर मैच 1 के स्कोर, मैच 2 के स्कोर, मैच 3 के स्कोर और मैच 4 के स्कोर है, और मैंने आपके सामने रखा और आपसे मैंने पूछा कि जरा देख के बताइए इसमें कि कौन अच्छा बैट्समैन है। What do you think who performed better? क्या लगता है किसने बेटर परफॉर्म किया? तो आपका क्या क्या इंटरप्रिटेशन है, पहले मुझे आप अपना इंटरप्रिटेशन खुद से या तो सोच लो या कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है? ठीक है, अब देख लो श्रेयस भैया क्या बोलता है। श्रेयस लुक एट हु स्कोर्ड मोर इन विच मैच एंड से देयर परफॉर्मेंस आर सिमिलर। उसने, मतलब ये श्रेयस का ऑब्जर्वेशन है, उसने देखा कि भैया हाँ लगभग लगभग सिमिलर ही है, लगभग लगभग सिमिलर ही है, ठीक है। इसमें इसने कम बनाया तो इसने ज्यादा बनाया, है ना। इसमें इसने कम बनाया, इसने ज्यादा बनाया, इसमें इसने ज्यादा बनाया, इसने कम बनाया, इसमें इसने बहुत ज्यादा बनाया, इसमें इसने कम बनाया। तो ऐसा उसने देखा कि भैया लगभग लगभग मैच हो रहा है, और मतलब ले देखिए लगभग सिमिलर। श्रेयस भाई का कहना है, श्रेयस भाई का कहना है, ठीक है। उसके बाद वैष्णवी जी आई, वो बोली कि वैष्णवी फर्स्ट लुक एट दी हाईएस्ट स्कोर। वैष्णवी ने देखा हाईएस्ट स्कोर 90 है, और उसने बोला कि भैया जो हमारा शुभमन भैया है वो बेटर है। ये किसका कहना है? वैष्णवी का कहना है। फिर से श्रेयस आया, उसने देखा जो टोटल रन है वो यशस्वी के ज्यादा है, वो है 175, तो भैया यशस्वी बढ़िया है, तो फिर यशस्वी बढ़िया है, समझ में, यशस्वी बढ़िया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि वैष्णवी जी आई, वैष्णवी देन लुक एट द कंसिस्टेंसी रेंज बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड से यशस्वी इज मोर कंसिस्टेंट। उसने क्या देखा, रेंज देखा। रेंज का मतलब है कि भैया रेंज मतलब हाईएस्ट, देखो यहाँ ये भी आप आगे पढ़ोगे बट मैं अभी बता दूं, रेंज का जो फॉर्मूला होता है, रेंज का जो फॉर्मूला होता है, रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है ना, उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दो, उसमें मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दो, ठीक है। तो अगर आप शुभमन गिल का मैक्सिमम माइनस मिनिमम करोगे तो 90 माइनस 0 आएगा, 90 माइनस 0 आएगा शुभमन गिल का, तो ये 90 के बराबर हो जाएगा। और वहीं पर अगर आप यशस्वी जायसवाल का निकालो तो वो कितना रहेगा, 67 माइनस 18, 67 माइनस 18, ठीक है। तो आप माइनस करोगे, 17 में से 8 गए तो 9, 5 में से 1 गए 4, 49, ठीक है, 49 आया। तो इसने क्या देखा, यशस्वी ने देखा, सॉरी वैष्णवी ने देखा कि यशस्वी जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, क्योंकि उसके रन जो है वो जो है ज्यादा बिखरे नहीं है। ये वैष्णवी का मानना था कि उसके जो है यशस्वी जो है उसके रन ज्यादा बिखरे नहीं है, वो थोड़ा सा कंसिस्टेंस लग रहा है, लगातार जो है वो इतने रन बना रहा है, लगातार इतने रन बना रहा है। और वहीं पर शुभमन भैया जो है कहीं पर एकदम जो है चांद तक जा रहे हैं, कहीं पर जो है एकदम जमीन पे ही रह जा रहे हैं। तो इसको देख के वैष्णवी ने ये बोला, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर ऐसा डेटा देख के आप लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो, अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो। आप बोलोगे हाँ सर अलग अलग इंटरप्रिटेशन हम इससे निकाल सकते हैं, अलग अलग हमारे ऑब्जर्वेशन, अलग अलग हमारे कंक्लूजन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भैया दूसरा सीरीज देख लेते हैं। दूसरा सीरीज यहाँ पर ही आया, ठीक है। ये देखो शुभमन गिल ने 20 इतने इतने रन मारे, आपके सामने स्कोर दिए हुए हैं, आप देखो, देख लिया। अब बताओ दूसरे सीरीज में किसने बढ़िया परफॉर्म किया, बताओ। शुभमन गिल ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है या फिर यशस्वी जायसवाल ने ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बताओ किसने दिया है, किसने दिया, देख के बताना। सिर्फ ऐसा देखो और अपना ऑब्जर्वेशन बताओ, जैसे श्रेयस और वैष्णवी बात कर रहे हैं ना, वैसे आप बताओ।
आप बोलोगे भैया जैसे वैष्णवी बोल रही है हियर शुभमन परफॉर्म्ड बेटर सिंस हिज टोटल स्कोर इज 110 रन्स। क्या बोल रही है कि शुभमन ने यहां पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। क्यों? क्योंकि उसका जो टोटल स्कोर है वो 110 रन है, वाइल यशस्वी टोटल इज 96 रन। लेकिन जो यशस्वी भाई है उसका टोटल 96 रन है। क्या बोल रहे हैं कि भैया जो हमारे शुभमन भैया है वो जो है अच्छा खेल रहे हैं, 110 रन मारे हैं, और 96 रन किसने मारा है? यशस्वी ने। लेकिन श्रेयस भाई साहब आए और उन्होंने बोला ए हेलो हेलो हेलो, मानता हूं शुभमन गिल ने 110 रन मारे, यशस्वी ने 96 रन मारे, लेकिन एक चीज और देखना जरा ध्यान से, क्या कि यशस्वी ने 96 रन 4 मैच में मारे, यशस्वी ने 96 रन 4 मैच में मारे, वहीं पर शुभमन ने जो है 110 रन 5 मैचेस में मारे हैं, 110 रन 5 मैचेस में मारे हैं। तो भैया ये तो गलत हो गया। अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से अलग अलग डेटा को देख रहे हैं। भैया अगर आप लोग टोटल स्कोर की बात करोगे तो बोलोगे कि शुभमन गिल ने, अब जैसे तो वही बात होगी ना कि भैया जो है एक बैट्समैन है बहुत बढ़िया खिलाड़ी है भैया, जो है उसने 700 रन मारे हैं पूरे सीरीज में फॉर एग्जाम्पल, और एक बैट्समैन ने अच्छा नहीं है, उसने सिर्फ और सिर्फ 400 रन मारे। ठीक है, 400 रन मारे, लेकिन ये जो बंदा है ना इसने 7 मैचों में 700 रन मारे, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, 7 मैचों में 700 रन मारे, और ये भाई साहब ने ना 2 ही मैच में 400 रन मार दी। तो यार सिर्फ टोटल स्कोर देख के, सिर्फ मुझे इतना बताओ, क्या आप ये जज कर सकते हो कि कौन बेहतर प्लेयर है? क्या सिर्फ और सिर्फ टोटल स्कोर देख के आप ये जज कर सकते हो कौन बेटर प्लेयर है? कौन बेटर प्लेयर है? आप बोलोगे नहीं बेटर है। तो भैया मेरे को लगता है एनसीईआरटी वाले जो है वो यशस्वी जायसवाल के ज्यादा बड़े फैन है, क्योंकि सीरीज 1 का भी जो एग्जांपल दिया उसमें भी यशस्वी जायसवाल ने ज्यादा अच्छा स्कोर किया था, और उसमें ही देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल बढ़िया खेला है अकॉर्डिंग टू द डेटा। और जो अनादर सीरीज है उसमें भी यशस्वी जायसवाल का जो स्कोर है वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसने जितने रन स्कोर किए उसने वो 4 मैचेस में स्कोर किए। ठीक है, तो यहां पर जो है एनसीईआरटी वाले निकले किसके फैन? और जबरा फैन निकले यशस्वी जायसवाल के। चलिए ठीक है, सो हियर वी सी अ प्रॉब्लम। मैंने पहले बताया था इस वाले चैप्टर में आप बस सुनते रहोगे, बहुत कम इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बीच में 2-3 जगह आएगा तो कैलकुलेट होगा, बाकी तो अपने आज थ्योरी क्लास चलेगी। नहीं, मैं बोल रहा हूं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं, आप सोचना जो मैं सोचवा रहा हूं, आई वॉन्ट यू टू थिंक। ठीक है, 2 जगह आएंगे जहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए, डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट सेम डेटा गिव डिफरेंट आंसर। अगर हम डिफरेंट एक ही डेटा को अलग अलग नजरिए से देखें तो हमें अलग अलग आंसर मिलेंगे। बोलो हाँ या ना? अगर हम अलग अलग तरीके से एक ही डेटा को देखेंगे तो अलग अलग आंसर मिलेंगे। भैया यहां पर इतने सारे लोग मेरा वीडियो देखेंगे, वो अलग अलग जानकारी इससे दे सकते हैं, तो अब फिर तो दिक्कत होगी यार। फिर तो एक ऐसा वैल्यू होना चाहिए ना, एक ऐसा नंबर तो होना चाहिए ना जो हमें प्रॉपरली ये बता दे, कि कौन अच्छा खेल रहा है, कौन अच्छा खेल रहा है। तो उसके लिए एक नया सिस्टम आया, वो है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। और ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू बाद में एवरेज या फिर मीन नाम से आज के जमाने में प्रसिद्ध है। आप लोग ने देखा होगा ना कि विराट कोहली का एवरेज 57 पॉइंट समथिंग समथिंग है। उसके बाद आप लोग ने देखा होगा एमएस धोनी का जो एवरेज है वो 50 पॉइंट समथिंग समथिंग है। जो हमारे रोहित शर्मा है उनका एवरेज अराउंड 50 पॉइंट समथिंग समथिंग है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे केएल राहुल है वो भाई साहब के अराउंड 48 पॉइंट समथिंग समथिंग एवरेज है ओडीआई के। तो ये एवरेज हमें क्या बताता पता है? एक ऐसा नंबर जो हमें ये बता दे, जो हमें प्रॉपरली कंपेयर करने के लिए मजबूर कर दे कि कौन सा प्लेयर ज्यादा बेहतर है, कौन सा प्लेयर ज्यादा बेहतर है। अगर या फिर कोई भी डेटा में अगर आपको ये निकालना है कि हु इज डूइंग गुड एंड हु इज डूइंग बैड, यहां पर अगर आपको ये चीज कंपेयर करना है तो वहां पर एक चीज की इजात हुआ और उसका नाम क्या है? रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या है? रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आपका एवरेज और क्या ये बात समझ में? क्या ये बात समझ में? फटाफट मुझे बताएंगे। आप बोलोगे हाँ सर ये बात तो हमें समझ में आगे। तो अगर आपको एवरेज निकालना है किसी भी चीज का, अगर आपको एवरेज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको ये करना पड़ेगा कि भैया आपको सम ऑफ ऑल द वैल्यू इन द डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू इन द डेटा। जितने भी डेटा दिए हुए हैं वो सबको ऐड करो, उसको डिवाइड करो। किससे? कितने डेटा है, मान लो 1 2 3 4 डेटा है तो 4 से डिवाइड करो। ठीक है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को नोट डाउन कर लेंगे सारे।
ठीक है, अब इसके बेसिस में कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, ये समझ में आया ना कि हमें मीन की जरूरत क्यों पड़ी, एवरेज की जरूरत क्यों पड़ी, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू की जरूरत क्यों पड़ी? इसीलिए पड़ी क्योंकि हम एक ही डेटा को अलग अलग नजरिए से देख रहे थे। हम चाहते हैं कि कोई भी डेटा को हमें एक प्रॉपर कंक्लूजन मिले, हमें एक इन्फ्रेंस मिले, एक हमें जानकारी मिले। उसके लिए हमने एक चीज निकाली जिसका नाम रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, जिसको आज हम मीन और एवरेज से जानते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब हम निकालते हैं इनका एवरेज, यहाँ पर हम निकालते हैं हु परफॉर्म बेटर इन बोथ द सीरीज। आइए, दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा आज, ठीक है। पहले मैच में 0, 17, 21, 90, ठीक है। 0 + 17 + 21 + 90 किसका है भैया? शुभमन भाई का, डिवाइडेड बाय 4। सारे डेटास का सम करो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैच 1 2 3 4। तो ये किसका हो गया? शुभमन गिल का, ठीक है। कितना हो जाएगा भैया? 90 20 और कर ही लेते हैं ना, 90 21 और 70, 90 21 और 17, ठीक है। 7 और 1 8, 9 10 12, 128/4, 128/4, ठीक है। तो एवरेज कितना निकल के आ जाएगा भैया? 4 3 12 एंड 4 2 8, एवरेज 32 आ जाएगा। इसका मतलब समझाऊंगा मैं। यशस्वी जी का 67 + 55 + 18 + 35 डिवाइडेड बाय 4। यहां पर अगर हम इसका सम करें, ठीक है, तो इसका सम ऑलरेडी यहां पर किया हुआ है। इसका सम ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ था ना, यहां लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था? हाँ, 175/4, ठीक है। देख ही लेते हैं भैया, यहां वहां ना हो जाए कुछ। ये लो, ये 175 है ना, 175, ठीक है। चलिए 175/4 करेंगे, तो आ जाओ 175/4 करो। 4 4 जा 16 बचा 15, 4 4 जा 16 बचा, सॉरी गाइज, 4 3 जा 12 बचा 3, डॉट लगाएंगे, 4 7 जा 28 बचा 2, 0 4 5 20, 43.75, 43.75। ये हमारा एवरेज निकल के आ गया। पहले सीरीज का ये एवरेज निकल के आ गया, जहां पर इससे मुझे ये पता चलता है कि सीरीज में जो एवरेज है वो 32 है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने हर मैच में 32 बनाया है। इसका मतलब ये है कि उसने जो भी स्कोर बनाया है उसका अगर मैं एक एवरेज निकालूं तो वो है 32। मतलब उसने 4 मैच में के हिसाब से, 4 मैच के हिसाब से हर एक मैच में लगभग 32 रन बनाए, ठीक है। 32 रन उसने बनाए, ठीक है। एक्चुअल में उसने 32 रन नहीं बनाए, उसने किसी में ज्यादा बनाए, किसी में कम बनाए, किसी में ज्यादा बनाए, किसी में कम बनाए, ठीक है। लेकिन इससे हमने क्या निकाला? एवरेज निकाला। इससे हमें पता चल जाएगा बेहतर प्लेयर सीरीज 1 में जो था हमारा यशस्वी भाई थे, ठीक है। यशस्वी भाई बढ़िया खेले पहले सीरीज में। आइए दूसरे सीरीज में देखते हैं। दूसरे सीरीज में अगर हम शुभमन गिल का देखें, तो मैं सारे डेटास का अगर सम करूं, तो ये कितना आएगा? 110 आएगा। सर आपको कैसे पता? पीछे दिया हुआ था, है ना, सारे डेटास का सम ऑफ ऑल द डेटास डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि उसने 5 मैच खेला, तो ये डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 22 आएगा। यहां पर एवरेज कितने का आया? 22 का आया, ठीक है। यहीं पर अगर मैं यशस्वी का निकालू तो ये कितना है? 96। कितने मैच खेला? 4 मैच खेला, तो कितना हो जाएगा? 4 2 8, 4 4 16, 4 2 8 और बचा 4 2 8 1 6, 4 4 16, 24 आ जाएगा। तो यहां पर सेकंड मैच में भी अच्छा किसने खेला? यशस्वी जायसवाल ने खेला। कुछ लोग का एकदम दिमाग एकदम कंफ्यूजिया गया होगा कि भैया यहां पर डिवाइडेड बाय 5 किया, यहां पर डिवाइडेड बाय 4 क्यों किया? तो मैं बोलूंगा भैया यहां पर उसने एक मैच खेला ही नहीं है, उसने वाला मैच खेला ही नहीं है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये है नो वैल्यू। तो आप बोलोगे सर यहां पर भी तो उसने नहीं खेला। अरे यहां पर खेला लेकिन 0 में आउट हो गया, तो उसको मैं काउंट करूंगा। जहां पर भी 0 लिखा होगा उसकी वैल्यू रहेगी, लेकिन अगर कोई जगह खाली है तो उसकी कोई वैल्यू ऐड नहीं करेंगे हम, उसकी कोई वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। कहीं पे भी 0 लिखा है तो उसको हम ऐड करेंगे, लेकिन कहीं पे भी अगर आपको खाली स्पेस दिखता है तो हम बोलेंगे कुछ भी नहीं है। क्या यहां तक बातें क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, बढ़िया तरीके से क्लियर है, ठीक है। चलिए आइए, अब इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिया है। श्रेयस और उसके 4 दोस्त ने गुआवा मतलब वो जाम होता है ना, जाम क्या बोलते हैं? बीही बोलते हैं एमपी में, और जाम बोलते हैं गुआवा। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़िया लगता है पेड़ में, अच्छा लगता है, ठंडा, अच्छा, आई लाइक दिस। अंदर जब लाल लाल होता है ना, बढ़िया लगता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और पराग और उसके 5 दोस्त ने ये कलेक्ट किया। क्या बोल रहा है? ईच ग्रुप विल शेयर देयर गुआवा इक्वली अमॉन्ग्स देमसेल्फ। हर एक ग्रुप में हर एक फ्रेंड जो गुआवा है वो अपने साथ इक्वली शेयर रखेंगे। मतलब जितना श्रेयस रखेगा उतना ही उसका दूसरा दोस्त रखेगा, उतना ही तीसरा दोस्त रहेगा, उतना ही चौथा दोस्त रखेगा, उतना ही पांचवा दोस्त रखेगा। तो आपसे ये पूछ रहा है इन विच ग्रुप विल द ईच मेंबर गेट द बिगेस्ट शेयर ऑफ द गुआवा। ये ग्रुप और ये ग्रुप में ज्यादा
ज्यादा गुआवा किसको मिलेंगे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्या ये ग्रुप वाले को ज्यादा गुआवा मिलेंगे या ये ग्रुप वाले को ज्यादा गुआवा मिलेंगे? ठीक है, तो हम बोलेंगे श्रेयस ग्रुप का निकालते हैं। श्रेयस के ग्रुप का जो एवरेज रहेगा वो कितना रहेगा? 3 + 8 + 10 + 5 + 4, 3 + 8 + 10 + 5 + 4 डिवाइडेड बाय कितने हैं? 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, कितने हो गए? 10 5 15, 15 और 12, 15 10 5 15, 15 और 12 और 12 और 3, तो 5 5 10 30, सिंपल। 30/5, 6, हर एक को 6 भी ही मिले भैया, 6 जाम मिले भैया, 6 जाम मिले। ठीक है, देखो 8 3 11, 11 4 15, 15 15 30। ठीक है, ये श्रेयस ग्रुप का हो गया। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? पराग के ग्रुप का। पराग के ग्रुप का, पराग के ग्रुप का, पराग के ग्रुप में कितना कितना कलेक्ट किया गया? 5 4 6 3 4 8। मेरे को तो देख के लग रहा है, लगता है श्रेयस ग्रुप वाले को ज्यादा मिलेगा। देख के तो ऐसा लगा तो नहीं हुआ, जो है पराग वाले को ज्यादा मिलेगा। डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि इसमें 6 लोग हैं, पराग और इसको मिला के 6 लोग हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, तो 6 लोग में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इतने गुआवा 6 लोग में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना होगा? 8 4 12 3 15, 15 6 21, 5 12 3 15, 15 6 21, 25 और 30। यहां पर हर एक को 5 5 मिलेगा। ठीक है, फिर से 8 4 12, 12 3 15, 15 6 21, 21 9 30, 30/6। तो आप बोलोगे सर इधर हर एक पर्सन को 6 मिलेगा, इधर हर एक पर्सन को 5 मिलेगा, ज्यादा किसको मिलेगा? तो आप बोलोगे ज्यादा श्रेयस के ग्रुप को मिलेगा। ज्यादा शेयर किसको मिलेगा? तो बिगर नंबर ऑफ जो शेयर है वो मिलेगा किसके ग्रुप को? एंड द विनर इज श्रेयस ग्रुप, एंड द विनर इज श्रेयस ग्रुप। देखो दोनों ने 30-30 गुआवा कलेक्ट किए, लेकिन यहां पर ये 5 लोग में बटा, यहां पर ये 6 लोग में बटा। ठीक है, क्या यहां तक बातें क्लियर है? क्या यहां तक बातें क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर बढ़िया तरीके से क्लियर है। ठीक है, अब यहां पर कुछ हिस्ट्री दी हुई है, कुछ हिस्ट्री दी हुई है किसके बारे में पता है? एवरेज के बारे में, कि मतलब आज हम लोग एवरेज आज पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पहले के लोग एवरेज नहीं जानते थे? पहले के लोग एवरेज जानते थे। पहले भैया एवरेज वाले समामती बोलते थे। इसका मतलब समा मतलब इक्वल, मेजर करने के लिए। ठीक है, फिर समा राजू। ठीक है, मीन मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट यूज्ड बाय ब्रह्मगुप्ता। ठीक है, तो पहले के जमाने में भी ये वर्ड्स यूज किया जाते थे, ऐसा नहीं कि भैया आज के जमाने में ही ये आया है। ठीक है, तो आज के जमाने में ये आया है ऐसा नहीं है, पहले से जमाने से ये चलते हुए आ रहा है। तो अ सिंगल नंबर दैट फेयरली रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ नंबर इज नथिंग बट दी एवरेज। एक ऐसा सिंगल नंबर जो पूरे ग्रुप ऑफ नंबर को फेयरली मतलब एकदम बढ़िया तरीके से जो रिप्रेजेंट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पर भैया जी है हमारे, और ये जो भैया जी है ये बॉल के साथ ऐसा ऐसा बॉल गिरा के ऐसा उछाल रहे हैं। तो क्या हुआ कि भैया देयर आर 8 अटेम्प्ट्स, 8 अटेम्प्ट्स किए। पहले बार में 6, दूसरे बार में 2, फिर 9, फिर 5, फिर 4, फिर 6, फिर 3, फिर 5। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एवरेज बाउंस ऑफ अ बॉल दैट श्रेयस इज एबल टू मेक विद दिस बैट। समझ में आया? बैट और बॉल है, उससे आप लोग ने भी किया होगा ना, ऐसा बैट बॉल फेंका, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार किया। ठीक है, तो आप यहां पर देखोगे एवरेज कितना निकलेगा? एवरेज यहां पर निकलेगा 6 + 2 + 9 + 5 + 4 + 6 + 3 + 5 डिवाइडेड बाय कितने अटेम्प्ट्स लिए भैया? यहां पर कितने अटेम्प्ट्स लिए? तो आप बोलोगे टोटल 8 अटेम्प्ट्स लिए। ठीक है, टोटल 8 अटेम्प्ट्स लिए, तो एवरेज कितना निकलेगा भैया? इसको काउंट करके डिवाइडेड बाय 8 कर दो, इसको काउंट करके डिवाइडेड बाय 8 करो। यार इतना तो कर ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते, तो इसका आंसर मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं, उम्मीद। दिस इज योर हलवा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। और हलवा क्वेश्चन का जवाब कहां देना है ये आप लोग को बहुत बढ़िया तरीके से पता है, इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2 फ्रेंड्स आर ट्रेनिंग टू रन अ 100 मीटर रेस। 2 दोस्त हैं 100 मीटर रेस की जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। देयर रनिंग टाइम्स ओवर द पास्ट वीक आर गिवन इन सेकेंड। पिछले हफ्ते जो उन्होंने भागा है उसका कुछ समय यहां पर 100 मीटर्स का टाइमिंग दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग को अगर पता हो सबसे तेज जो हुसैन बोल्ट था, अगर शायद आप टूट गया हो तो पता नहीं,
बट जो सबसे फास्टेस्ट है वो अराउंड 10 सेकेंड्स के अराउंड है, जिन 10 सेकेंड्स में पूरा 100 मीटर उन्होंने कवर कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है निखिल जी, आप लोग कितने सेकंड्स में करते हो जरा बता देना, है ना। यहाँ पर जो निखिल भाई है वो 17 सेकंड, 18 सेकंड, 17 सेकंड, 16 सेकंड, 19 सेकंड, 17 सेकंड और 18 सेकंड्स में 100 मीटर रेस को कवर कर रहे हैं। अलग अलग समय का ये डेटा दिया हुआ है। उसी तरीके से सुनील की बात करेंगे तो ये सारे वहां पर क्या दिए हुए हैं, 20, 18, 18, 17, 16, 16, 17, ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपको सेकेंड्स में क्या दिए हैं, टाइम्स दिए हैं। आपसे पूछ रहा है हु ऑन एवरेज रन क्विकर, ऑन एवरेज ज्यादा तेज कौन भाग रहा है। देखो देख के आपको ये लग सकता है जो निखिल है वो ज्यादा तेज भाग रहा है। देखो मैं सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ऑन दी बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूं कि देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निखिल भैया जो है वो थोड़ा सा तेज भाग रहे हैं और जो सुनील भाई है वो थोड़ा स्लो भाग रहे हैं। बट क्या ये सच है, क्या ये सच है, ये मैं नहीं बता सकता ना। कैसे नहीं बता सकते सर, इसके लिए आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाओ एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालते हैं और पता करते हैं कि ऑन एन एवरेज जो निखिल है वो कितने सेकंड में 100 मीटर कवर करता है और सुनील जो है वो 100 मीटर कितने देर में कवर करता है। ठीक है, चलिए तो निखिल का निकालते हैं। निखिल के एवरेज, निखिल का जो एवरेज है वो है 17 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 18। देखो मैं बोलूंगा आप लोग को अगर कहीं से भी कैलकुलेशन से डर लग रहा है तो काम नहीं चलेगा, इतना तो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। यहां पर ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, कितना, कितने अटेम्प्ट लिए हैं जी, काउंट करना पड़ेगा क्या हमको, करना पड़ेगा क्या, चलो 1 2 3 4 5 6 7 7 अटेम्प्ट्स। ठीक है, चलिए इसको हम ऐड करेंगे। 17 मुझे 3 बार दिख रहा है तो 17 3 51 ही होता है ना, हाँ 51। ठीक है, यहाँ 51 आ गया। 18 मुझे 2 बार दिख रहा है तो 18 2 36, 16 और 19 अब ऐड कर लो, अब ऐड कर लो। ठीक है, चलिए ये 51 है, हाँ 57 नहीं है, 51 है। 7 6 देखो 9 10 और 12 22, 5 3 8 9 10 11 12 122 बाय 7, 122 बाय 7। इन शॉर्ट आप इनको ऐड करोगे तो 122 बाय 7 आएगा। ठीक है, अच्छा 122 बाय 7 तब तक सॉल्व करो, अभी सॉल्व करो, तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, सुनील का निकाल रहा हूँ। ठीक है, हाँ ये नहीं कि मास्टर जी जो है पढ़ा रहे हैं तो मास्टर जी ही सब निकालेंगे। मास्टर जी तो अभी आपको डिवाइड करके दिखाएंगे बट करना आपको है। ठीक है, 20 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 17, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, इसको हमें डिवाइड करना है 7 से, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 7 से। चलिए इसको डिवाइड करेंगे। 18 कितने बार आ रहा है, 18 अगेन 2 बार आ रहा है तो आप बोलोगे 36। ठीक है, 17 2 बार आ रहा है तो आप बोलोगे 34, 16 2 बार आ रहा है तो आप बोलोगे 32, 20 एक बार आ रहा है तो आप बोलोगे 20, 6 4 10 2 12, 3 3 6 3 9 10, अरे ये भी 122 है भैया, ये भी 122 है, बहुत बढ़िया है, 122 बाई 7। यार यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था ना, अरे ये तो खेल हो गया, हाथ से मिटा देंगे। यहां पर जो हमारा क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन क्या था कि हु एन एवरेज रन क्विकर, ज्यादा तेज कौन भाग रहा है, तो भैया ऑन एवरेज दोनों बराबर भाग रहे हैं, क्योंकि ये भी 122 बाय 7 है, ये भी 122 बाय 7, निकाल लेते 122 बाय 7। अच्छा वैल्यू जो देखना आप हमेशा हमेशा ये नंबर्स के बीच में ही आएगी, ऐसा नहीं कि कहीं और आ जाएगी, ये नंबर्स के बीच में ही वैल्यू आएगी। जो इसका हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू है उसके बीच में ही कहीं ना कहीं नंबर मिलेगा, ये नहीं कि बड़ा आ जाए या छोटा आ जाए। ठीक है, चलिए तो 7 1 7 बचा 42, अरे एक बार में कट जाएगा क्या, है ना, 7 1 7, हाँ वही तो मैं बोलूँ, है ना, कितने बड़े तरीके से मैंने काटा, 52। ठीक है, अब 7 7 49, 7 4 28, 7 2 14, तो अराउंड 17.42 सेकेंड्स। ठीक है, अराउंड 17.42 सेकेंड्स इसमें ले रहा है और उसी तरीके से नीचे वाले में भी लगभग उतने सेकेंड्स लेगा। ठीक है, मतलब पूरा निकालने की जरूरत है नहीं। ठीक है, 122 बाय 7, 7 1 7 बचा 5 2, 7 7 49 बचा 3 0,
7 4 जा 28 बचा 20, 7 2 जा 14, ठीक है, तो 17.42 अराउंड इतना समय ले रहा है, 17.42 सेकेंड्स ये दोनों ले रहे हैं, ये दोनों ले रहे हैं 100 मीटर रेस को कवर करने के लिए, 100 मीटर रेस को कवर करने के लिए। क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर बढ़िया, यहां तक सारी बातें क्लियर है, एवरेज वाले क्वेश्चन हम बढ़िया तरीके से निपटा सकते हैं। तो अगर निपटा सकते हो तो भैया जरा ये वाले क्वेश्चन को करिए। कुछ भी नहीं है यार। द एनरोलमेंट इन स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive ईयर वॉज फॉलो, लगातार 6 सालों में 1 2 3 4 5 6 इतने बच्चे एनरोल हुए हैं स्कूल में, एडमिशन लिए हैं स्कूल में, तो ऑन एन एवरेज कितने लिए हैं? वेरी सिंपल भैया, इनको ऐड करो, डिवाइड बाय 6 करो, हलवा क्वेश्चन, डू इट योरसेल्फ, आंसर इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है, एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर मैं आपको कोई भी नंबर्स लाके दे दूं तो आप उसका एवरेज निकाल लोगे। बोलो हाँ या ना? अरे बोलते क्यों नहीं? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलोगे? बढ़िया। चलिए अब आगे चलते हैं और जानते हैं नो योर ओनियन, अपने प्याज को जानो गाइस। ठीक है, आ जाओ जानते हैं। चलिए तो अब यहां पर क्या बोल रहा है, द टेबल शो द मंथली ओनियन प्राइस इन रुपीस पर केजी, हर केजी के हिसाब से यहां पर ये जो टेबल दिया हुआ है ये किसके प्राइस बता रहे हैं? ओनियन के प्राइस बता रहे हैं। कहां पर? फॉर द टू टाउन दैट इज यहांपुर एंड वहांपुर। एक जगह है यहांपुर और एक जगह है वहांपुर। द स्टूडेंट गिव डिफरेंट ओपिनियन अबाउट विच टाउन ओनियन आर कॉस्टलियर। ठीक है, अच्छा कुछ मत करो यहां पर, बस एक काम करो, ये वाला डेटा देखो और ये वाला डेटा देखो और मुझे बस डेटा देख के इतना बता दो कि महंगा कौन सा और सस्ता कौन सा। यहांपुर वाला सस्ता है या वहांपुर वाला सस्ता? यहांपुर वाला महंगा है या वहांपुर वाला महंगा है? ठीक है, चलिए तो ये देख के आप बोलोगे जनवरी में 25 है, तो जनवरी में यहाँ 19 रुपीज के हिसाब से मिल रहा है। ठीक है, फरवरी में 24 रुपीज, मतलब 1 किलो आलू लोगे, 1 किलो आलू लोगे तो आपको 24 रुपए देना पड़ेगा। यहां पर आप 1 किलो आलू लोगे तो आपको 17 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ 26 है तो यहाँ 23 है, यहाँ 28 है तो यहाँ 30 है, यहाँ 30 है तो यहाँ 38 है, यहाँ 35 है तो यहाँ बराबर है, यहाँ 39 है तो 42, और इस तरीके से यहाँ पर डेटा दिए हुए हैं। आपसे बस मेरा इतना प्रश्न है कि जरा मुझे ये बताओ, ये डेटा को देख के कैसे बता दोगे कि यहाँ पर कौन सा सस्ता और कौन सा महंगा, कौन सा सस्ता और कौन सा महंगा है? तो भैया जो हमारी खुशबू है वो क्या बोलेगी पता है? खुशबू बोलोगी कि वहांपुर जो है वो थोड़ा सा महंगा है, वहांपुर जो है वो महंगा है क्योंकि उसके पास हाईएस्ट सिंगल प्राइस है, दैट इज ₹60 इन अक्टूबर। अक्टूबर में अगर आप देखोगे तो 60 रुपए किलो के हिसाब से, 60 रुपए किलो के हिसाब से अनियन को बेचा जा रहा है। इस हिसाब से मैं बोलूंगी, कौन? खुशबू बोल रही है कि वहांपुर जो है वो ज्यादा महंगा है, वहांपुर जो है वो ज्यादा महंगा है। ठीक है, अब उसके बाद नफीसा ही, नफीसा बोलती शी एडेड ऑल, वो बढ़िया बच्ची बच्ची थी, अच्छी बच्ची थी, उसने सारे को ऐड कर दिए, सारे को ऐड किया और देखा कि इसमें यहांपुर में 458 है, वहांपुर में 450 है, तो उसने बोला यहांपुर वाला जो है वो कॉस्टली है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसको डिवाइड बाय 12 करोगे, इसको डिवाइड बाय 12 करोगे तो एवरेज आ जाएगा और इस हिसाब से आप परफेक्टली बता दोगे कि यहांपुर वाला जो है वो क्या है? महंगा है और वहांपुर वाला सस्ता है। ठीक है, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं है उनमें, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, फिर विशाल आया, विशाल ने बोला वहांपुर हैज मोर वैल्यू इन 50s रेंज, 50 के रेंज में, 50 से 59, 50 से लेके 59 के रेंज में, 50 से लेके 59 के रेंज में सबसे ज्यादा वैल्यूज जो है वो वहांपुर के पास है। तो उसने बोला कि भैया इस हिसाब से जो है वहांपुर कॉस्टलियर है, वहांपुर कॉस्टलियर है। ठीक है भैया, अच्छी बात है। फिर और लोग आए, जैसे आप लोग इतने सारे बच्चे, क्लास में भी हमारे अलग अलग बच्चे। संपत आया, उसने मंथ बाय मंथ कंपैरिजन किया, उसने देखा यहांपुर हायर इन 6 मंथ, वहांपुर हायर इन 5 मंथ, 1 मंथ में इक्वल। क्या देखा? यहांपुर में उसने देखा कि 6 महीने में यहांपुर में जो अनियन मिल रहा है वो महंगा मिल रहा है। 6 महीने में कंपैरिजन किया ना उसने, पहले महीने में देखा कि भैया यहां पर यहां ज्यादा है, दूसरे महीने में देखा कि यहां ज्यादा है, ठीक है, तीसरे महीने में भी देखा यहां ज्यादा है, अप्रैल में देखा कि यहां ज्यादा है, मई में देखा कि यहां ज्यादा है, जून में देखा बराबर है, जुलाई में देखा यहां 39 है और यहां 42 है, यहां ज्यादा है, अगस्त में देखा कि भैया यहां 43 है, यहां 39 है, तो यहां ज्यादा है। तो उसने इस तरीके से देखा, उसने इस तरीके से देखा, ठीक है, उसने इस तरीके से देखा, ठीक है, और उसने देखा कि भैया यहांपुर में हायर इन 6 मंथ और वहांपुर में इन 5 मंथ, इस तरीके से उसने बोला, तो उसने बोला कि भैया यहांपुर जो है कॉस्टलियर है, यहांपुर जो है कॉस्टलियर है। ठीक है, उसके बाद जिथिन आया। कौन? जिथिन। क्या नाम है इसका? अच्छा ही नाम है जिथिन, इसको बोलने के लिए कितनी मेहनत लग रही है, जिथिन।
ठीक है, जितिन आया और जितिन ने बोला भैया जो है इसने निकाला इनकी रेंज, रेंज मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो यहांपुर की रेंज 35 है, वहांपुर की रेंज 43 है। तो उसने बोला वहांपुर शो मोर फ्लक्चुएशन, वहांपुर में जो है फ्लक्चुएशन ज्यादा है, वहांपुर में जो है फ्लक्चुएशन ज्यादा है और यहांपुर में फ्लक्चुएशन कम है। जो भी है सब यही इतने ही रेंज में बटे हुए हैं। और लेकिन वहांपुर में कभी सस्ता है कभी महंगा है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या बोला इसने जितिन ने कि वहांपुर में जो है ज्यादा फ्लक्चुएशन मुझे देखने को मिल रहा है, कभी सस्ता मिलता है कभी महंगा मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो ये है अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच। वाह क्या सोच है रे तेरी, वाह क्या सोच है रे तेरी। ठीक है, तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि व्हाट डज दिस टेल, डेटा कैन बी कंपेयर्ड इन मेनी डिफरेंट वे। डेटा को हम अलग अलग तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले ये निकाल के भैया मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ हायर मंथ क्या है, रेंज क्या है, और इसके बेसिस में हम अलग अलग डिफरेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग ने भी अलग निकाला होगा कि भैया सबसे महंगा 60 रुपए है वहांपुर में, तो वहांपुर महंगा होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे, अलग अलग सोचा आप लोगों ने। ठीक है, तो मैंने बोला हाँ भैया आप लोग ने भी अलग अलग तरीके से सोचा। एज देयर आर देयर एनी अदर वे टू कंपेयर, क्या कोई और तरीका है कंपेयर करने का, क्या कोई और तरीका है कंपेयर करने का? तो हाँ, वो है डॉट प्लॉट। डॉट प्लॉट क्या है? डॉट प्लॉट। तो यहां पर आप लोग कुछ सीखोगे किस तरीके से डॉट प्लॉट बनाया जाता है। ठीक है, अब डॉट प्लॉट में क्या है, टू स्टडी डाटा वी कैन विजुअलाइज इट इन मल्टीपल वे, वन वे इज शोन बिलो, इट इज कॉल्ड एज अ डॉट प्लॉट। एक तरीका है डॉट प्लॉट। डॉट प्लॉट क्या है? और डॉट प्लॉट place each data value as a dot on a number line. This help us quicker to which town generally has higher price, how spread out is the price, cluster and pattern in the data. अगर हम लोग ने डॉट प्लॉट को देखा तो इसके बेसिस में हम लोग बढ़िया तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं विजुअल पिक्चर्स को देख के। सर ये डॉट प्लॉट दिखता कैसे है सर? देखो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब आप ये डॉट प्लॉट को देखो और इससे कुछ ना कुछ अपना एक कंक्लूजन निकालना। ठीक है, कंक्लूजन निकालना। देखो ये है यहांपुर, ये है वहांपुर, बहुत ध्यान से देखना, बढ़िया है ये, मस्त चीज है, बढ़िया तगड़ी चीज है ये। यहां पर आप क्या देख रहे हो, यहां नंबर लाइन है, नंबर लाइन में क्या किया है, इस तरीके से सारे डेटास को प्लेस किया गया है। ठीक है, 10 20 30 40 50 60। ठीक है, और यहां पर वहांपुर में भी कुछ इस तरीके से दिखा हुआ है। आप इसको देख के भी डेटास को सिर्फ देख के बता सकते हो। क्या देख के बता सकते हो कि भैया अलग अलग क्या क्या है। देखो अगर आप यहां पर देखो, क्या आप इसमें एक चीज देख पा रहे हो कि यहां पर जो है प्राइस फैली हुई है, वहांपुर में ज्यादा फ्लक्चुएशन है, वहीं पर यहांपुर में फ्लक्चुएशन कम है। ये एकदम यहां से लेके एकदम फैल रही है, लेकिन ये जो है इतने में ही है। दूसरा आप ये निकाल सकते हो कि देखो यहां पर जो है ज्यादा डेटा, जो भी प्राइजेस है, जो भी प्राइजेस है वो 20 से 30 के बीच में ज्यादा दिख रही है, जो भी प्राइजेस है वो 20 से 30 के बीच में ज्यादा दिख रही है। आप ये चीज देख सकते हो, आप ये चीज देख सकते हो। ठीक है, तो भैया यहां पर आप लोग देख सकते हो कि आपका क्या एक तरीके से कंक्लूजन है। ठीक है, डॉट प्लॉट कुछ इस तरीके से होता है। अब देखो डॉट प्लॉट से आपका क्या क्या कंक्लूजन निकला, आपने क्या क्या कंक्लूड किया। डस दिस विजुअलाइजेशन कैप्चर ऑल डाटा, क्या ये सारे डेटा को कैप्चर कर रहा है? तो मैं बोलूंगा हाँ, ये सारे डेटा को कैप्चर कर रहा है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है बताओ। देखो 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 देखो, इस डॉट प्लॉट को देखो और बताओ कि यहां पर क्या दिक्कत है। अच्छा मुझे देख के बताना कि जनवरी का कौन सा है, जरा मुझे देख के बताना फरवरी का कौन सा है। अच्छा नहीं, मुझे बताना है इसमें से दिसंबर का कौन सा है। जैसे देखो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि अगर दोनों एक साथ आ जाए ना तो हम एक के ऊपर एक रख देते हैं। ठीक है, जैसे दो प्राइस सेम है, दो प्राइस सेम है तो हम उसको 2 ऑफ द वैल्यू आर 42 बोथ बिलोंग टू वहापुर, दोनों एक के ऊपर एक रख देंगे। ठीक है, अगर सेम वैल्यू रहेगी तो एक के ऊपर एक रख देंगे। ठीक है, जैसे इसे 3 लाइंस बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर 42 लिखा है तो पहले यहाँ पर एक डॉट बनाएंगे, दूसरा डॉट यहाँ बनाएंगे, एक के ऊपर एक बनाएंगे। ठीक है, अगर दो वैल्यूज एक जैसी है तो इससे मैं सारे डेटा को कैप्चर कर सकता हूं, लेकिन एक डेटा को मैं कैप्चर नहीं कर सकता, वो है यहां पर मंथ का क्या सीन है, मुझे ये नहीं बता सकता। क्या बोलूंगा कि भैया हाउएवर इट डज नॉट शो द मंथ वाइज ऑर्डर, ये मंथ वाइज ऑर्डर हमें नहीं बताता। सो यू कैन नॉट चेक द एग्जैक्ट प्राइस फॉर जनवरी बाय लुकिंग एट द डॉट प्लॉट, यू कैन ओनली सी दैट द सेट ऑफ प्राइस। आप सिर्फ सेट ऑफ प्राइस देख सकते हो, लेकिन आप ऑर्डर में नहीं देख सकते कि जनवरी कौन सा, फरवरी कौन सा, मार्च कौन सा, और सारी चीजें। क्लियर है? डॉट प्लॉट के पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव हमने देख चुके हैं, अब हमने थोड़ा सा डिसएडवांटेज देखे, वो क्या थे वो भी आपने समझ लिया कि भैया आप इसमें एग्जैक्ट प्राइस मंथ के हिसाब से नहीं बता सकते। ठीक है, व्हाट डज द प्लॉट हेल्प अस सी,
हमें प्लॉट क्या जो जो डॉट प्लॉट है, डॉट प्लॉट नाम भी बढ़िया दिया, डॉट प्लॉट डॉट प्लॉट डॉट प्लॉट, ये जो डॉट प्लॉट है ये हमें क्या करने में मतलब हेल्प करता है। तो सबसे पहले क्लस्टर, यहां पर प्लाइज आर क्लोज टुगेदर मोस्टली इन 20s to 40s। मैंने बताया ना क्लस्टर्स दिखाते हैं, मतलब जो चीज एक साथ है, एक साथ है, क्लस्टर्ड है। तो मैं बता सकता हूँ कि प्राइस इसी के बीच में फंसी हुई है, प्राइस इसी के बीच में फंसी हुई है, ठीक है। और साथ में स्प्रेड वेरिएशन, कि भैया किस तरीके से फैला हुआ है। तो वहां पर के केस में हम देखेंगे कि वाइडर स्प्रेड है। तो आप देख के डेटा उसको बता सकते हो कि यहां पर जो है वाइड स्प्रेड ऑफ वेराइटीज है, यहां पर वाइड स्प्रेड ऑफ वेराइटीज है, यहां पर कम वेराइटीज है। अगर पास पास है तो कम है, दूर दूर है तो ज्यादा है, पास पास है तो कम वेराइटीज है, दूर दूर है तो ज्यादा वेराइटीज है। हर चीज में क्वेश्चन के हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो। अगर प्राइस के बारे में कंपेयर कर रहे हो और आप देख रहे हो कि डॉट प्लॉट्स में सारी चीज पास पास है, इसका मतलब यहां पर जो प्राइस है वो सब कुछ एक ही रेंज में है, इतने के बीच में ही चल रहा है। लेकिन वहीं पर जब आप बात करोगे स्प्रेड वेरिएशन की, तो अगर आप बात कर रहे हो प्राइस की उसमें, तो प्राइस में आपको समझ में आया कि अलग अलग प्राइस की चीजें मिल रही है, ठीक है। तो ये आपके इंटरप्रिटेशन रहते हैं, ठीक है। क्या यहां तक बातें समझ में आई? तो एक बार कमेंट सेक्शन में हलवा है लिख दीजिए जरा, हलवा है। डॉट प्लॉट मेक इट इजी टू सी पैटर्न एंड वेरिएशन इन द डेटा। डॉट प्लॉट हमें क्या हेल्प करता है? डॉट प्लॉट हेल्प अस टू मेक इट इजी पैटर्न, मतलब हमें बेसिकली पैटर्न एंड वेरिएशन देखने में मदद करता है, मतलब पैटर्न्स देखने को मदद करता है कि क्या पैटर्न है और क्या वेरिएशंस हमें देखने को मिल रहा है। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए अब भैया बात आती है एवरेज। हम लोग हमारे डेली लाइफ में कहां देखते हैं एवरेज? हमारे डेली लाइफ में हम कहा देखें सर एवरेज एवरेज एवरेज, हाँ भैया एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज हमने यहाँ तक समझ लिया। एवरेज हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो सबसे पहले एवरेज आप देखते हो बारिश में कि भैया इतने बारिश हो रही है। गाड़ी के जब हम लोग पेट्रोल की बात करते हैं, मेरी गाड़ी की एवरेज गाड़ी का इतना है, कार की बात करेंगे तो 12 का एवरेज है, 13 का एवरेज है। बुलेट की एवरेज की बात करूंगा 25 की एवरेज है, 30 की एवरेज है। अच्छी गाड़ी की एवरेज की बात करूंगा तो इस तरीके से आप ये डेली लाइफ में देखते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि 4.7 टन पर हेक्टर इन पंजाब वर्सेस 2.9 हेक्टर इन बिहार, ठीक है। मतलब हम लोग ये भी कंपेयर कर सकते हैं, जो वीट है वो पंजाब में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बिहार। तो ये सारी चीज हम लोग हमारे डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। स्मार्ट फोन यूजर्स चेक देयर फोन 58 टाइम्स अ डे ऑन एन एवरेज। आप दिन में 58 बार मोबाइल उठा के देखते हो, पता ये एन एवरेज एवरेज है। इसका मतलब ये नहीं कि 58 बार करते ही हो, कई बार ज्यादा करते होगे, कई बार कम करते होगे, लेकिन ऑन एन एवरेज 58 बार है ना, है ना, ठीक है। एन एवरेज इंडियन सिटीजन जनरेट 0.5 kg ऑफ वेस्ट पर डे। हर दिन इतना केजी ऑफ वेस्ट हर एक इंडियन सिटीजन जनरेट करता है, 0.45 kg, बहुत है भाई साहब, ठीक है। 3126 इज द एवरेज नंबर ऑफ इंडियन लॉन्ग फिल्म रिलीज अलॉन्ग बिटवीन 2017 से लेके 2024, ठीक है। लगभग इतने एवरेज मूवीज इसके बीच में रिलीज की गई है, ठीक है, लॉन्ग फिल्म से रिलीज की गई है। तो ये सारे हम लोग एवरेज अराउंड अस हम लोग हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो बात हो गई भैया हमारी गाय की एवरेज की। सर एवरेज की कहानी खत्म, पूरा बढ़िया तरीके से समझा। मेन तो एक फॉर्मूला ही था, लेकिन उसको समझने के लिए, और एक डॉट प्लॉट वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको समझने के लिए हमने उसके आसपास की सारी चीजें समझी। अब बात आती है क्या सर हर बार एवरेज काम में आएगा? क्या सर हर बार एवरेज काम में आएगा? कई बार एवरेज हो सकता है ना फेल हो जाए। मैंने बोला हाँ हो सकता है कहीं पर एवरेज आपका फेल हो जाए। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखना, यहाँ पर एक एग्जांपल देखना, हाइट ऑफ टू फैमिली, एक है यंगवा फैमिली और दूसरी है पूर्वीजी फैमिली, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने निकाला क्या, इसका एवरेज निकाला 164.3 और पूर्वीजी का एवरेज निकाला तो ये निकला 160.2, 160.2। यहां तक क्लियर है? तो ठीक है सर इसमें क्या दिक्कत है, बढ़िया है। लेकिन एक दिक्कत है सर, मैं बताऊं क्या दिक्कत है। आप अगर पूर्वीजी की फैमिली देखो तो 160.2 से ज्यादा हाइट रखने वाले कितने लोग हैं पता है? एक ये एक ये एक ये और एक ये, मतलब 5 लोग में से 4 लोग की हाइट एवरेज हाइट से ज्यादा है। तो ये कैसे एवरेज हुआ भाई? घर में 5 लोग हैं और एवरेज जो है वो 4 लोग से छोटा है, ये कैसे एवरेज हुआ? एवरेज का मतलब तो एक ऐसा फेयर नंबर चाहिए ना हमें, एक फेयर नंबर चाहिए ना, एक फेयर नंबर चाहिए ना। तो यहां पर कहां फेयरनेस शो हो रही है? फेयरनेस कहां पर शो हो रही है? मतलब फेयर का मतलब क्या होता है? ये नंबर हमें बता रहा है कि इस फैमिली की हाइट लगभग इतनी है, लेकिन लगभग इतनी कहां है? 4 लोग की हाइट इससे ज्यादा है, 4 लोग की हाइट इससे ज्यादा है। तो क्या the average is often used to summarize data but sometimes the average does not represent the data well। कई बार एवरेज हमें अच्छे तरीके से डेटा रिप्रेजेंट नहीं करता, और ये इसलिए होता है क्योंकि वहां पर आउटलियर होता है। क्या होता है? आउटलियर। अब ये आउटलियर क्या होता है बहुत ध्यान से सुनना। अ वैल्यू डेट इज मच स्मॉलर और लार्जर देन द लेस। एक ऐसा वैल्यू जो बाकियों से या तो बहुत छोटा है या बाकियों से बहुत बड़ा है। एक कोई ऐसा डेटा जहां पर कोई वैल्यू सारे वैल्यू से या तो बहुत छोटा है
या बहुत बड़ा है, उस केस में हम क्या बोलेंगे, उस केस में हम बोलेंगे कि आउटलियर हो रहा है और इस केस में एवरेज आपका बिगड़ सकता है, उस केस में एवरेज बिगड़ सकता है। जैसे इस केस में देखो 170 एक 118 आ गया, नॉर्मली सब 170 160 में चल रहे हैं, एक 118 आ गया, इसके कारण पूरा एवरेज बिगड़ गया, इसके कारण पूरा एवरेज बिगड़ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, आउटलियर बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, आउटलियर बोलेंगे। ठीक है, इसको हम आउटलियर बोलेंगे। तो कई बार क्या होता है ना, हमें इसमें दिक्कत होती है, तो सर उसमें हम क्या करें, सर इसका कोई तो उपाय होगा, तो इसका उपाय है भैया मीडियन। इसका उपाय क्या है, मीडियन। अब मीडियन क्या हेल्प करता है पता है, मीडियन मतलब बीच वाला नंबर, मीडियन का मतलब होता है बीच वाला नंबर। आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, मीडियन निकालना है तो इसके दो केस है, मीडियन निकालना है तो इसके दो केस है। देखो पहला केस मैं आपको दिखाता हूं, पहला केस है जब जो आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, अगर आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो आपका मीडियन हमेशा n+1/2 होगा, n+1/2th नंबर होगा। क्या बोले सर, क्या बोले सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 8 10, ठीक है, ये मैंने 5 नंबर्स लिखे। बहुत ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को या तो नोट कर लो या यहां पर ऐसा खोल के फिट कर लो। अगर आपको मीडियन निकालना है तो सबसे पहले मेक श्योर कि आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो, सॉर्टेड कर रहे हो। ठीक है, या तो छोटे से बड़ा लिखो या बड़े से छोटा लिखो, वही पैटर्न बनेगा। लेकिन मैं बोलूंगा हर बार छोटे से बड़ा लिखो। क्या करोगे आप, हमेशा छोटे से बड़ा लिखोगे। पहला स्टेप, मीडियन का क्वेश्चन है, आंख बंद करना, फिर आंख खोलना, तुरंत खोल लेना वरना टाइम निकल जाएगा। मतलब आंख बंद करना इसलिए बोला ताकि आपको याद आ जाए क्या, कि आपको डेटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, डेटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, लगा देंगे। अब उसके बाद मुझे इसका एवरेज निकालना है, सॉरी इसका मीडियन निकालना है। इसका मीडियन क्या होगा पता है, कितने टर्म्स हैं इसमें, देखो 5, कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 है, 5 मतलब ऑड है। अगर ये ऑड है ना तो मैं क्या करूंगा, ऑड है ना, कितने टर्म्स है, 5 है, इसमें +1/2 करूंगा, जितने भी टर्म्स होंगे उसमें +1 ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा थर्ड टर्म। क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म। यहां पर थर्ड टर्म कौन सा है, 5, यहां पर थर्ड टर्म कौन सा है, 5, 5 मेरा मीडियन कहलाएगा, 5 मेरा मीडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 5 मेरा मीडियन कहलाएगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर डेटा को सबसे पहले मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, वो है 118 165 170 173 175। उसके बाद मैंने क्या किया, यहां पर टोटल नंबर ऑफ डेटा को काउंट किया, वो है 1 2 3 4 5, वो है 5, 5 में +1 करके डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, 5 में +1 करके डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, तो ये आएगा थर्ड टर्म। और मेरा जो थर्ड टर्म है, जो मेरा थर्ड टर्म है वो क्या है भैया, 170। तो मेरा जो मीडियन आएगा वो क्या कहलाएगा, 170 कहलाएगा। जो मेरा मीडियन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, 170 कहलाएगा। वहीं पर जब मैं बात करता हूं, यहां पर किसकी फैमिली थी, यांगबा, यांगबा की फैमिली की बात करते हैं। यांगबा की फैमिली में आप देखोगे कितने डेटाज हैं, कितने डेटा हैं, 1 2 3 4 5 6। सर जब ऑड होगा तब ये फॉर्मूला है, जब ऑड होगा तब ये फॉर्मूला है, क्या, जितना टर्म है उसमें +1 मिला के डिवाइडेड बाय 2 कर दो। अब जैसे यहां पर तो फॉर्मूला लेगा ना, 6 टर्म है तो 6 में +1 करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 7/2 आएगा। तो 3.5 वाला टर्म कौन सा होता है भाई, इसमें 3.5 वाला टर्म कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे आप, तो उसका फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है। ऑड वाले जो आपका इवन वाला केस है, इवन वाले केस का फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। इवन वाले केस का फॉर्मूला है व्हेन n इज इवन, जब आपका n इवन होगा तो उस केस में आपका मीडियन का फॉर्मूला ये रहेगा, उस केस में आपका मीडियन का फॉर्मूला ये रहेगा। देख के डरना नहीं, फॉर्मूले से देख के फॉर्मूले को डरना मत। फॉर्मूला ये है कि भैया आपका जो भी टर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल पीछे छठवां टर्म था, तो वो छठे वाले टर्म को 6 डिवाइडेड बाय 2 करो, जो भी टर्म है उसको डिवाइडेड बाय 2 करो और उसमें ऐड करो यही वाला जो नंबर है ना उसमें +1। ठीक है, तो ये कौन सा टर्म हो जाएगा आपका, थर्ड टर्म। ये कौन सा हो जाएगा आपका, फोर्थ टर्म। ये दोनों टर्म को ऐड करो और ये पूरे के पूरे को हाफ से डिवाइड कर दो, ये पूरे के पूरे को हाफ से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाए, ये पूरे के पूरे को हाफ से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाए। मीडियन समझ में आया, मीडियन 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 समझ में आ भी गयो, आ भी गयो भैयो, आ भी गयो, आ भी गयो, कहां गयो, यहां गयो। ठीक है,
यहां पर अब देखो जरा ध्यान से, देखो जरा देखो, फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, कितने टर्म है, 6 टर्म है, तो क्या करूंगा मैं, हाफ मल्टीप्लाई बाय 6 टर्म है तो 6/2, ठीक है, 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आपको अगर ये नहीं लिखना है तो सीधा जो टर्म है उसका आधा करो 3 आ जाएगा, उसका आधा करो 3 आ जाएगा, उसका आधा करो 3 आ जाएगा, उसका आधा करो 3 आ जाएगा। क्या समझ में आया, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसका आधा कर दो, प्लस उसके बाद वाला टर्म लिख दो, प्लस उसके बाद वाला टर्म लिख दो, ठीक है। तो थर्ड टर्म कौन सा है इसमें, 164, और ये वाला टर्म कितना है 165, और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर। थर्ड टर्म कौन सा था 164, और फोर्थ टर्म कौन सा था 165, ये दोनों का ऐड करो, इन दोनों का एवरेज निकाल दो, मतलब ये दोनों को ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2 करो, ये दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे, ये दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो आंसर आपका 164.5 आएगा, आपका आंसर 164.5 आएगा। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर मीन और मीडियन में कंपैरिजन दिखा रहा हूं मैं। यंगबा फैमिली के हमने जब मीन निकाला तो वो था 164.3, जब हमने उसका मीडियन निकाला तो वो है 164.5। क्या मीन और मीडियन में ज्यादा फर्क दिख रहा है, जरा मुझे बताओ, यंगबा फैमिली में क्या मीन और मीडियन में ज्यादा फर्क दिखाई दे रहा है, बोलिए 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 बोलिए, क्या यंगबा के फैमिली में मीन और मीडियन में ज्यादा फर्क दिखाई दे रहा है, बोलेगा नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। वहीं पर अगर आप पूर्वी जी की फैमिली की बात करो तो जो मीन है वो है 160.2 और जो मीडियन है वो है 170। भैया जी आप देखो यहां पर कितना ज्यादा डिफरेंस है, 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस आया है वो किसके कारण आया है, वो आया है आउटलियर के कारण, वो किसके कारण आया है, आउटलियर के कारण। भैया जो यंगबा फैमिली है उसके केस में आउटलियर नहीं है, उसके केस में आउटलियर नहीं है, आउटलियर मतलब डेटाज एकदम पास पास हैं, डेटास को देखो तो ज्यादा गैप नहीं है, डेटास में ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन वहीं पर जब आप पूर्वीजी की फैमिली के बारे में देखोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है यार, 118 और इतने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसके कारण यहां पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इस केस में एवरेज से ज्यादा हम लोग, सॉरी एवरेज या फिर मीन से ज्यादा हम लोग मीडियन पे फोकस करते हैं, इस केस में हम लोग एवरेज से ज्यादा मीन पे फोकस करते हैं। अब इस पे क्वेश्चन देख लो, क्या बोल रहा है भैया, आफ्टर दी समर वेकेशन, समर वेकेशन के बाद a class teacher asked his class how many short stories they had read. Each student answered the number of stories. कुछ ने बोला 6, कुछ ने बोला 30, कुछ ने बोला 8, कुछ ने 2, कुछ ये करके अलग लोगों ने अलग अलग बोला। आपसे बोल रहा है कि इसका मीन और मीडियन दोनों निकालो, इसका मीन और मीडियन दोनों निकालो, तो फटाफट निकालते हैं, फटाफट निकालते हैं। सबसे पहले मैं निकालूंगा मीन, मीन निकालूंगा तो कितना आएगा पता है, 6 प्लस 30 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 1, ठीक है, हाँ इतना ही था ना, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय 10, 10 बच्चे थे, ठीक है। अब इसको मैं ऐड कर लेता हूं, इसको मैं ऐड कर लेता हूं, देखो 30 40 70 70 80, तो यहां पर ये 80 हो गया, 80 हो गया, ठीक है। 8 2 10, ठीक है, ये भी हो गया, क्या बचा, ये बचा, ये बचा, तो यहां पर ये हो गया 18। आप सारे एक साथ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 8 9 14, सारे डेटास ऐड हो गए ना, कोई छूटा तो नहीं ना, देख लेना एक बार, कोई छूटा तो नहीं ना, कोई छूटा तो नहीं ना, आप प्रॉपरली पूरा लिखना, प्रॉपरली पूरा लिखना फिर ऐड करना, नहीं तो हो सकता है कुछ छूट जाए आप लोग से, ठीक है। 8 4 12 8 9 10 11 12 122 है, 122, तो ये हो जाएगा 12.2, ये क्या हो जाएगा 12.2, ठीक है। इतने ऑन एन एवरेज बच्चों ने पढ़ाई की। वहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी, वहीं पर अगर मैं बात करूं दी हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की, अच्छा एक बार और काउंट कर लेता हूं, कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो, इधर 11 आएगा, ठीक है, 11 11 है, ठीक है, 11 ऑब्जर्वेशन है। मैंने कितने लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ ना कुछ तो रह गया भैया, क्या रह गया, 6 30 8 2 5, एक 5 रह गया था भाई, एक 5 रह गया था भाई, चलो एक 5 ऐड कर देता हूँ, ऐसा क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। कैलकुलेट, यहाँ पर 5 और ऐड करूंगा तो 127 आएगा, 11 1 जा 11, 127 बाई 11 करोगे तो 11 1 जा 11 बचा क्या, 11 1 जा 11 बचा 6, तो 11.5, ठीक है, 11.5 आएगा,
अराउंड 11.5 आएगा। मीन कितना है? अराउंड 11.5 है। ठीक है, चलिए अब यहीं पर अगर हम बात करें मीडियन की, तो मीडियन में क्या करोगे बेटे? बेटे मीडियन में सबसे पहले इसको अरेंज करोगे, किस फॉर्म में अरेंज करोगे? इसको अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर 1, 1 के बाद आप देखोगे तो 2, वाह, 2 के बाद आप देखोगे तो 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है 2 बार, 5 है 2 बार, ठीक है, 1 यूज हो गया, 2 यूज हो गया, ठीक है, फिर मैंने 5 ले लिया, फिर उसके बाद 6, ठीक है, फिर 8, ठीक है, 8 2 बार है, बहुत अच्छी बात है, 8 2 बार है, ठीक है, फिर 8 के बाद 12 है, 8 के बाद 10 है, 10 के बाद 12 है, 12 के बाद आप देखोगे तो और भी कुछ नहीं है, 30 है, 30 के बाद 40 है, देखो कुछ छूट तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। मीडियन निकालेंगे। मीडियन का फॉर्मूला सिंपल है, क्या है? n प्लस 1/2, क्योंकि ऑड है ना, देखो 11 नंबर से, 11 नंबर है तो ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 मतलब 11 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 12/2, 12/2 मतलब 6th टर्म, जो हमारा छठवां टर्म होगा ना, जो हमारा 6th टर्म होगा, जो हमारा 6th टर्म होगा, 1 2 3 4 5 6, छठवां टर्म 8 है, तो हमारा मीडियन क्या निकल जाएगा? 8 निकल जाएगा। अब मेरा आप लोग से एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मीन और मीडियन में इतना फर्क क्यों है? यहाँ 11.5 है और यहाँ 8 है, क्यों? वाई 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 बताओ। क्योंकि यहाँ पर आउटलियर है, और आउटलियर क्या है पता है? देखो नॉर्मली सब 1 2 पढ़ रहे हैं, 8 पढ़ रहे हैं, भाई साहब 2 बच्चे हमारे खतरनाक है जो 30 बुक पढ़ के आ गए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 40 बुक पढ़ के आ गए, 40 बुक पढ़ के आ गए। So before calculating them, can you guess whether the mean will be less than or greater than the median? क्या मीन कम होगा या मीडियन कम होगा? तो भैया आप बोल सकते हो मीडियन इस केस में कम निकला है। मीडियन इसलिए कम निकला है क्योंकि आउटलियर बड़े नंबर है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, क्या आप न्यूज़पेपर रीड करते हो? न्यूज़पेपर रीड करते हो? सही बताना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। हाँ, So have you noticed how many page a newspaper has on a different day of the week? अलग अलग दिन में ना अलग अलग पेज होते हैं, पता है आपको? नंबर ऑफ पेज, ठीक है। तो भैया किसी दिन देखा गया कि 16 पेज है, किसी दिन 18, किसी दिन 20 22 26 16 10 ऐसा देखा गया। तो आपसे बोल रहा है इसका मीन और मीडियन निकालो, इसका मीन और मीडियन निकालो। तो इसका मीन निकालते हैं, इसका मीन निकाले, मीन निकाले। देखो आप लोग भी साथ में निकालते चलना, ठीक है। तो मीन है इसका, सबको मैं ऐड करूंगा, 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 16 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 7 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन, ठीक है। ऐड करूंगा सबको, अरे करना ही पड़ेगा, एडिशन से डरेंगे तो कहां जाएंगे जी, एडिशन से डरेंगे तो कहां जाएंगे जी, ठीक है। और 14 16 14 2 16 16 और 12 28, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 128/7, 128/7, 7 1 जा 7, बचा कितना? 48, 7 6 जा 42, बचा कितना? 60, 7 8 जा 56, बचा कितना? 40, 7 5 जा 35, तो 16.85 ऑन एन एवरेज 16.85 आ रहा है, ठीक है। एडिशन बहुत ध्यान से करना, देखो 8 6 14 14 15 16, 16 और 12 कितना होता है? 16 और 12 28 होता है, कैरी 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 128, 128/7, 7 1 7 और सही है, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत आराम से करना, क्योंकि कैलकुलेशन में ही गलती हो सकती है बस, और कहीं गलती नहीं करोगे मुझे पता है, कहीं गलती नहीं करोगे मुझे पता है, सिर्फ कैलकुलेशन में गलती कर सकते हो, ठीक है। यहां पर ये मैंने क्या किया, 8 क्यों लिख दिया? 7 8 जा 56, 16, एक मिनट, यहाँ तो मैंने पूरा ही गलत कर दिया, यहाँ तो मैंने कैलकुलेट यहाँ सही किया मैंने, ठीक है। 7 1 जा 7, बचा 5 8, ठीक है। तो 7 8 जा 56, बचा 20, 7 2 जा 14, बचा 60, 7 8 18.28, ये सही है, ठीक है। यहाँ पर 18.28, 18.28, ठीक है। ये तो हमारा आ गया मीन। मीडियन निकालो, मीडियन निकालो, अब मीडियन निकालो, मीडियन निकालोगे तो ये कितना आएगा? देखो लाइन से एडजस्ट करना है इसको, बहुत ही सिंपल है। 10 10 है सबसे पहले, 10 के बाद क्या है भैया?
और 16 है, 16 दो बार आ रहा है, फिर 18 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है, फिर 22 आ रहा है, फिर 26 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आप देखोगे 7 टर्म है, 7 प्लस 1/2, तो आप बोलोगे 8/2 दैट इज इक्वल टू फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कितना है? 18 है। यहां पर भी 18 है। आप जरा ध्यान से देखना, यहां पर 18.28 है और यहां पर 18 है। ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर आप आउटलियर देखोगे, 16 18 20 22 26 16 10 सब लगभग लगभग पास में है, सब लगभग लगभग पास में है। जो रेंज है कुछ ज्यादा खास नहीं है, इस कारण हम देख रहे हैं यहां पर जो आपका मीन और मीडियन है लगभग पास में, लगभग पास में, मतलब एकदम करीबी है ना, कोई ज्यादा दूर तो नहीं है। 18 और 18.5 में ज्यादा फर्क नहीं, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा फॉर्मूला हो गया? इवन वाला, ये मैंने आपको बता दिया है। और इवन वाले के बेसिस में एक ये वाला क्वेश्चन आप लोग को करना है, ठीक है। इसका मीन निकालना है, इसका मीडियन निकालना है, इसका मीन निकालना है, इसका मीडियन निकालना है। यहाँ पर एक चीज देखना, यहाँ पर एक बच्चा एब्सेंट था, तो इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। टोटल यहाँ पर 21 स्टूडेंट्स हैं, टोटल यहाँ पर 21 स्टूडेंट है, बट आपको किसके साथ चलना है? 20 स्टूडेंट्स के साथ ही चलना है, क्योंकि एक बच्चा एब्सेंट है, एक बच्चा एब्सेंट है। तो अगर हम मीन भी निकालेंगे तो एक बच्चे को एब्सेंट रखेंगे, और उसके अलावा अगर हम मीडियन निकालेंगे तो भी उसको हटा के चलेंगे। क्या ये बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ भैया ये बात भी क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं भैया ये रिंकू वाला क्वेश्चन, ये रिंकू वाला क्वेश्चन, ठीक है। रिंकू है कि रिंटू? अरे रिंटू का होता है जी। चलिए हाँ, तो रिंकू टेक केयर ऑफ अ डेट प्लाम ट्री फार्म इन एन हबरा, ठीक है। हबरा में जो है रिंटू जी जो है वो पेड़ का ध्यान रखते हैं। द हाइट ऑफ द ट्री आर, हाइट ऑफ द ट्री ये दिया हुआ है, किसी का 50 है, किसी का ये, किसी का ये, किसी का ये, किसी का ये, किसी का ये। आपको क्या बोल रहा है पता है? आपको बोल रहा है कि फिल द डॉट प्लॉट, डॉट प्लॉट बनाओ, डॉट प्लॉट बनाएंगे हम, एंड मार्क द मीन एंड मीडियन, मार्क द मीन एंड मीडियन। अगर मैं मीन की बात करूं तो भैया अगर आप ये सारे डेटास को ऐड करोगे तो 1611 आएगा। सारे डेटास को ऐड करना, सारे डेटास को ऐड करेंगे 1611 आएगा। कितने डेटा, कितने कितने पेड़ रखा है भैया रिंटू जी? रिंटू जी रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अरे बाप रे, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 29 ट्रीज रखा है, ठीक है। 1611 को 29 से डिवाइड करेंगे, 1611 को 29 से डिवाइड करेंगे तो 29 6, ठीक है, 30 180 होता है, तो नहीं बड़ा हो जाएगा, 26 5 9 5 45 5 2 10 145, ठीक है, 5 145। कितना बचा भैया यहाँ पर? आप देखोगे 16 161, अगेन 161 बच गया, तो अगेन 55 145, अगेन यहाँ पर 16 बचेगा, तो 55.55 चलते जाएगा। 55.55 ये इसका क्या आ रहा है? मीन आ रहा है। ये एवरेज हाइट है, ये क्या है? एवरेज हाइट। वहां पर जितने भी पेड़ पौधे लगे हैं ना, कौन से पेड़ लगे हैं? पाम ट्री का जो हाइट है वो लगभग 55.55 है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया मीन। अब आप जब इसका मीडियन निकालोगे, अब आप इसका मीडियन निकालना, अब आप इसका मीडियन निकाल, देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं बुक में। 29 है, मतलब बहुत ही सिंपल है, सिर्फ अरेंज करना है लाइन से और उसके बाद उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, और वो वाला टर्म को आपको निकालना, मतलब इसमें जो 15th टर्म रहेगा आपको वो निकालना है हाइट से अरेंज करने के बाद। तो इसको पहले प्रॉपरली हाइट में अरेंज करना, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद बनाना। मेरा मेन यहाँ पर आपको है कि मैं आपको डॉट प्लॉट बनाने सिखाऊं, ठीक है। चलिए, तो डॉट प्लॉट 0 5 10 15 20 25, ये 35 40 45 50 55 60 65 70, सही है। अब सही है। 5 10 15 20 25, बहुत ही सिंपल है। देखो बिल्कुल भी इसमें लोड नहीं लेना है, बस देखते चलना है। सबसे पहले नंबर पे 50 में है, तो चुपचाप 50 में एक गोला ऐसा रख देना, ठीक है। डॉट प्लॉट का मतलब यही है। उसके बाद 45 में है, 45 में ही रख देना, ठीक है। उसके बाद 43 में, 43 कहाँ आएगा? देखो कहीं ना कहीं 40 और 45 के बीच में 43 आएगा, ठीक है। 43 के बाद हमारा 52 आ गया, 52 कहीं ना कहीं इससे आधे से थोड़ा पहले आएगा, आधे से थोड़ा पहले आएगा। आप लोग को डॉट्स देते चलना है, ठीक है। 52 तक आ गए हम लोग, फिर 61, 61 मतलब यहां पर एकदम यहां पर रहेगा, यहां पर रहेगा, ठीक है। ठीक है, मैं सब में डॉट ही दे देता हूँ, एक काम करता हूँ सब में डॉट दे देता हूँ, सब में डॉट दे देता हूँ। 45 50 52 और यहां पर 43 था, ठीक है।
डॉट से थोड़ा सा छोटा हो रहा, नहीं तो बड़ा हो जा रहा था। 61 हो गया, फिर 63 हो गया, ठीक है। अब 61 से ये दोनों के बीच में 63 यहां पर, बिल्कुल सिंपल, ये इमेज रहेगी, ऐसा बना देना आपको, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ है भैया, 63 के बाद 46 है, 45 के जस्ट बगल में बना दो, जस्ट बगल में बना दो, ठीक है। देन 55, तो 55 में एक रख दो, ठीक है। देन 59, तो यहां पर एक रख दो। 59 के बाद 56, यहां पर एक रख दो। 56 के बाद 49, यहां पर एक रख दो। 54, यहां पर एक रख दो। 54 के बाद 65, तो 65 में यहाँ एक रख दो। फिर 66, उसके जस्ट बगल में एक रख दो। और देन 51, 51 ऑलरेडी एक था क्या, ये 52 था, तो 51 इससे पहले आएगा, उससे पहले आएगा, ठीक है। 51 उससे पहले आएगा। फिर 51 तक आ गया, 44, 44 यहां पर कहीं रख दो, ठीक है। देन 58, 50 से इधर, 59 से पहले 58, ठीक है। देन 60, 60 में ऑलरेडी नहीं था पहले से, तो आप यहां पर प्रॉपरली 60 रख दो। इससे पहले 60 नहीं था क्या, इससे पहले 60 था क्या, इससे पहले 60 था क्या, यहां पर तो था 60, ठीक है। तो इससे पहले 60 था, तो 60 देखो, अगर रिपीट हो जाता है ना तो डबल एक के ऊपर एक रखना, याद रखना। अगर डिजिट्स रिपीट हो गए तो एक के ऊपर एक लगा देना, खत्म, खत्म, ये काम है हमारा, ठीक है। फिर 54, ठीक है, तो 54 पहले था क्या, 54 पहले था क्या, हाँ था। 54 पहले भी था, ये लो भैया 54 इसके ऊपर लगा दो, ठीक है, इसके ऊपर लगा दो, एक के ऊपर एक लगा दो, ठीक है। 54 आ गया, और इसको भी यहां पर बढ़िया से लगा देते हैं ना, अभी तो अपने पास बहुत जगह है, नहीं जगह है, ठीक है। कहां पर थे, 54 पे। 52, 52 में ऑलरेडी एक था, ये देखो 52 में ऑलरेडी एक था, ठीक है। फिर 57, 56, 57, 57 लगभग बीच में आएगा, तो 57 लगभग यहाँ, 58, 59, 60 था ये, ठीक है। देन 57 हो गया। 61, तो 61 में ऑलरेडी एक था, तो ये एक और 61 में लगा दो, 62 में यहां लगा दो, ठीक है। मतलब जो भी आपको इसको रिपीट करना है, समझ में आ रहा है आपको। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो भी हाइट है ना, ज्यादा फैली हुई नहीं है, सब इसी के बीच में, तो आप देखोगे इसका जो एवरेज आएगा ना, वो इसी के बीच में आएगा, लगभग लगभग यही आएगा। देखो कहीं ना कहीं जो एवरेज है वो इसी के बीच में भी है कि नहीं है, ठीक है। तो आप ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप इस तरीके से डॉट प्लॉट बना सकते हो। इसके ऊपर भरपूर क्वेश्चंस है, डॉट प्लॉट बनाओ, डॉट प्लॉट बनाओ, हल्के में बना दोगे। बस ये देखना, अब आपका इसमें क्या हेल्प हो जाएगा बताएं, जब आप मीडियन निकालोगे तो आप नंबर्स को प्रॉपरली अरेंज कर दोगे सॉर्टेड फॉर्म में, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा इसको बनाने में। जब मीडियन के लिए, क्योंकि एक साथ नंबर आ जाएंगे, 54 एक साथ आ जाएगा, तो एक के ऊपर एक बड़े आसानी से लगा दोगे, देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सॉर्टेड फॉर्म में इसको जरूर ले आना, ठीक है। चलिए अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, द डॉट प्लॉट ऑफ अ हाइट ऑफ अनदर सेक्शन ऑफ ग्रेड 5 स्टूडेंट ऑफ सेम स्कूल आर शोन बिलो, कैन यू शेयर योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम द डॉट प्लॉट एंड सेंट्रल टेंडेंसी मिड मेजर। हम लोग इससे क्या एक ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं, हमसे ये पूछ रहा है, तो हम लोग सबसे पहला ऑब्जर्वेशन यहां से निकाल सकते हैं भैया कि जो बॉयज की मीन है वो 142 है और जो गर्ल्स की मीन है वो 140 है। तो इससे हम सीधा सीधा इन्फरेंस ये निकाल सकते हैं कि द हाइट ऑफ बॉयज ये ज्यादा है हाइट ऑफ गर्ल्स से, हाइट ऑफ गर्ल्स से, अच्छा हाइट ऑफ गर्ल्स। अच्छा एक चीज और जरा ध्यान से देखना, मीन और मीडियन में ज्यादा फर्क नहीं है, देखो देखो ज्यादा फर्क नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देयर इज नो आउटलियर, नो आउटलियर, ज्यादा आउटलियर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ज्यादा आउटलियर नहीं देखने को मिलेंगे। देखो थोड़ा बहुत बॉयज में देखने को मिल जाएगा, जैसे यहां पर एक आउटलियर अलग से देखने को मिल रहा है ये, लेकिन जब आप गर्ल्स की बात करोगे ना, ये भले ही फैला हुआ है, भले ही फैला हुआ है, लेकिन आउटलियर नहीं कि कोई एकदम से छोटा है या कोई एकदम से बड़ा है, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो आपका मीन और मीडियन है ऑलमोस्ट पास पास है, मीन और मीडियन आपका ऑलमोस्ट पास पास है, तो इससे आपको ऑब्जर्वेशन क्या निकला ये पूछ रहा है, ठीक है। अब विजुअलाइजिंग डाटा, विजुअलाइजिंग डाटा क्या आता है, देखो अब यहां से और खतरनाक थ्योरी वाला क्वेश्चन, मतलब आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना, विजुअलाइज करना, डाटा को देख के विजुअलाइज करना, ठीक है। डेटा को देखना है, उसको विजुअलाइज करना है, सिंपल। अब यहां पर देखो डेटा आसान, देखो अगर मैं आपको कोई पिक्चर दिखाऊं तो आप ज्यादा अच्छे से समझ में आओगे, वहीं पर अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर दिखा दूं तो आपको ज्यादा कम समझ में आएगा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, पिक्चर से ज्यादा समझ में आता है, वेरी सिंपल। तो डेटा हमारे लिए आसान हो जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए जब हम लोग उसको पिक्चर के फॉर्म में देखते हैं,
जब हम लोग उसको पिक्चर के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, ग्राफ जो है हमें हेल्प करता है पैटर्न निकालने के लिए, वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए, कंक्लूजन्स निकालने के लिए। ग्राफ हमें बेसिकली, अगर आप ग्राफ देखोगे ना, अगर आप ग्राफ देखोगे तो आप बहुत आसानी तरीके से कंपैरिजन कर लोगे। जैसे यहां पर देखो, यहां पर ये जो है अच्छा, ये एक्चुअली यहां पर और वहां पर है। ठीक है, इसको काट दो, ये यहां पर और वहां पर है, यहां पर और वहां पर, यहां पर और वहां पर के यहां पर क्या दिए हुए पता है, यहां पर और वहां पर के यहां पर रेट दिए हुए जो पहले दिया हुआ था, उसके साथ हमें क्या दिया था, डॉट प्लॉट दिया था। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर आपको बार ग्राफ दिया हुआ है, बार ग्राफ दिया है, तो आप इसे कंपेयर कर सकते हो। जैन में लगभग यहां पर है, वहीं पर अगर आप फैब में यहां पर देखोगे यहां पर है, तो यहां पर आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि यहां पर जो प्राइस था वो बड़ा 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 फिर कम हुआ, यहां पर बड़ा, यहां कम हुआ, फिर बढ़ते गया, फिर बढ़ते गया, फिर कम हुआ। लेकिन यहां पर कुछ अलग ऑब्जर्वेशन। तो विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ आप चीजें को ज्यादा बेहतर तरीके से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा बेहतर तरीके से कंपेयर कर सकते हो। क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या इसमें कोई दिक्कत है? ये बात तो आपको भी समझ में आती है कि भैया विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ हम चीजों को ज्यादा बेहतर से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और वहीं पर अगर आप उसको डबल बार ग्राफ में बना दो तो और बेहतर तरीके से कंपेयर कर लोगे। अगर आपने उसको डबल बार ग्राफ में बना दिया, अगर आपने उसको डबल बार ग्राफ में बना दिया, तो आप उसको और बेहतर तरीके से कंपेयर कर पाओगे, आप उसको और बेहतर तरीके से कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, और बेहतर तरीके से कंपेयर कर पाओगे। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, तो यहां पर जो डबल बार ग्राफ दिख रहा है, यहां पर जो आपको डबल बार ग्राफ दिख रहा है, तो यहां पर समझ में आ रहा है कि इसका ज्यादा रेट है, इसका कम रेट है, इसका ज्यादा है, इसका कम है, इसका ज्यादा है, इसका कम है, इसका कम, इसका ज्यादा, इसका कम, इसका ज्यादा, इसका कम, इसका लगभग बराबर है, बट ये ज्यादा है। ठीक है, ये कम, ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये कम, ये कम, ये ज्यादा, ये कम, ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये कम, ये कम, ये ज्यादा। अच्छा, एक में बराबर भी था ना, जून, जून में। अच्छा, ये देखो जून में बराबर है, जून में बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो हम डबल बार ग्राफ की मदद से और बेहतर, देखो बार ग्राफ से कंपैरिजन तो कर लिया, लेकिन डबल बार ग्राफ से और बेहतर कंपैरिजन कर सकते हो, और बेहतर तरीके से कंपेयर कर सकते हो। अब यहां पर आप देखोगे ऐसा जो स्लैश 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 और डॉट डॉट दिए ना, देख रहे हो यहां पर स्लैश स्लैश और डॉट डॉट दिए, ये स्लैश स्लैश और डॉट डॉट इसलिए दिए हुए हैं, सम पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीड कलर और प्रिंटेड ग्राफ इन द ग्रे स्केल, टू हेल्प देम डॉट और सेंटर्ड लाइन आर एडेड इनसाइड द बार, दिस पैटर्न एंश्योर दैट द ग्राफ रिमेन्स इजी टू रीड इवन विदाउट कलर। कई जगह आप देखोगे या तो डॉट 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 बना देंगे, या तो लाइन 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 बना देंगे, इसलिए ताकि अगर किसी को दिक्कत है कलर देखने में, कलर नहीं समझ रही है, तो भैया वो काम आपका सिंपल कर देंगे। क्लियर है? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ। अब देखो, लेट्स टेक ऑफ गाइस। जो आपने सुना है, जब हमारा चंद्रयान मिशन गया था, तो उससे पहले 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टेक ऑफ हो गया था, हुआ था? आप बोलोगे हाँ हुआ था, बिल्कुल हुआ था। तो उससे के बेसिस में आपने कई बार सुना होगा बहुत सारे स्पेस मिशन के बारे में, चंद्रयान हो गया, वोयाज हो गया, और भी बहुत सारे के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पर उसका एक डेटा दिया हुआ है, यहाँ पर उसका एक डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ये डेटा दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च मोर रॉकेट, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ज्यादा रॉकेट लॉन्च किया, बताओ यार, देख के बता दोगे। ये जो हमारा स्पेस एक्स है यूएसए का, स्पेस एक्स, जो हमारा स्पेस एक्स है यूएसए का, उसने सबसे ज्यादा लॉन्च किया है। ठीक है, हाउ मेनी, हाउ लॉन्च नंबर हैव चेंज्ड ओवर टाइम, लॉन्च नंबर कैसे चेंज हुए हैं। तो हम अगर बात करें ऑन एन एवरेज, ज्यादातर ये देखो यहां पर बड़ा है, अब अलग अलग जगह अलग अलग है। ये हमारा अब बेसिकली ये जो लिखा है, इससे सिर्फ आपको यहां पर जो हम डाटा को विजुअलाइज करके हम इससे कंक्लूजन लेके आ रहे हैं। हम सबके बारे में बात करेंगे। स्पेस एक्स बढ़ते गया, ये जो चाइना का था पहले बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया। अगर हम रॉसकॉमोस की बात करें, रशिया की बात करें, तो पहले कम, फिर ज्यादा, फिर कम। फिर हम फ्रांस की बात करें तो हर साल कम होते गए, 2021 22 23 में कम होते गए। फिर वहीं पर हम लोग रॉकेट लैब अगेन फ्रॉम योर यूएसए, तो यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ा ही है। फिर यहाँ पर कम था, ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ। जब हम इंडिया की बात करें तो हर बार बढ़ा ही है, हर बार बढ़ा ही है। तो ये हम लोग ने विद टाइम हमने इसको क्या किया, कंपेयर किया, विद टाइम हमने इस पर कंपेयर किया। ठीक है, तो अब इसके बेसिस में कुछ क्वेश्चन होंगे, इससे आप लोग ने क्या कंक्लूजन निकाला, ये कंक्लूजन ही यहाँ पर दिया हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया ना, कंक्लूजन ही दिया हुआ है। क्या है कि भैया ग्राफ हमें ये बताता है 2021 22 23 के बारे में। ठीक है, इसका जो स्केल यूज किया गया है वो 1 यूनिट में 20 रॉकेट है। देखो 1 यूनिट मतलब यहां से लेके यहां तक, इसमें 20 रॉकेट है, 2 यूनिट में 40 रॉकेट है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पर आपके सामने कंपेयर करके सारी चीज मैंने आपको बता दी कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे ट्रेंड चल रहा है।
ठीक है। ये देखो हर एक यूएसए, चाइना, इन्फर फ्रॉम द डेटा अभी जो मैंने आपको बताया कि यूएसए, चाइना एंड रशिया अपीयर्स टू बी द मेजर रॉकेट लॉन्चिंग कंट्रीज ड्यूरिंग दिस ईयर। यूएसए, चाइना और रशिया जो सबसे ज्यादा थी, उसमें स्पेसएक्स सबसे ज्यादा ने की, है ना। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। जो है लगभग डबल है, हर साल से लगभग डबल लॉन्च कर रही है स्पेसएक्स। ये हमारा क्या है, इससे डेटा से इन्फरेंस जो मैंने आपको शुरू में बताया, ठीक है। फिर भैया उसके बाद हमने देखा जो फ्रांस है वो हर साल कम होती गई है, दिखाया था। देखो यहां पर देखो फ्रांस का कौन सा था, ये वाला एलियंस कहां गया, ये एरियन स्पेस, देखो हर साल कम हुआ है, हर साल कम हुआ है, हर साल कम हुआ है, हर साल कम हुआ है। तो ये हमने हर चीज देखा है। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस यूएसए शोज कि इंक्रीज इन 2000 कंपेयर टू 2021, डिक्लाइन इन 2023। 2021 से 2022 में बढ़ी, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, ठीक है। तो ये सारे हम लोग ने इन्फ्रेंस यहां से निकाला, ठीक है। यहां से हमने ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस निकाली। क्या बोल रहा है भैया, इसमें से यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसके बेसिस में आप कितना जज कर सकते हो, कितना जस्टिफाई कर सकते हो, इस डेटा की मदद से आप ये वाले स्टेशन को कितना जस्टिफाई कर सकते हो, ये आपसे पूछ रहा है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड मोर रॉकेट देन द प्रीवियस ईयर। तो ये नॉट सेम फॉर ऑल, क्योंकि देखो यहां पर क्या बोल रहा है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबने हर साल अपना जो रॉकेट है उसको बढ़ाई है, बट ऐसा सच नहीं है। जब हम बात करेंगे स्पेसएक्स की तो उसने बढ़ाया है, इसने बढ़ाया, घटाया, बढ़ाया है। रशिया ने बढ़ा, कम था, बढ़ाया है, फिर कम हुआ है। यहां पर फ्रांस में तो घटा है। तो हर बार ये ट्रू नहीं है, हर बार ये ट्रू नहीं है, ठीक है। ओनली एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम यूएसए लॉन्च मोर देन 50 रॉकेट इन ए सिंगल ईयर। एक साल में 50 से ज्यादा लॉन्च करने वाला जो मेंटेन करके रखा है वो कौन है, हमारा यूएसए, स्पेसएक्स है। तो आप बोलोगे यस ट्रू, क्योंकि देखो यहां पर स्पेसएक्स ये भी है, ये भी है, ये भी है। स्पेसएक्स मतलब यूएसए, तो बिल्कुल सही बात है। द टोटल नंबर ऑफ रॉकेट लॉन्च बाय फ्रांस इन ऑल 3 ईयर इज लेस देन 40। क्या बोल रहा है, 3 साल में लेस देन 40 है जो फ्रांस ने उड़ाया है। आइए देखते हैं फ्रांस की अगर हम बात करें, कहां पर गया, ये वाला, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ये आपका 20 में, ये आपका 20 में, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये 20 से कम है, ठीक है। अब ये उसका एकदम आधा नहीं है, आधे से भी कम है, और ये उससे भी कम है। अगर ये 20 से भी कम है और वो उससे आधे से भी कम है, तो मतलब ये 10 से भी कम होगा। बोलो हाँ या ना। नहीं नहीं, बस हाँ या ना, देखना, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। अगर ये 20 से कम है और इसके आधे से भी कम यहां पर ये है, तो अगर ये 20 से कम है तो ये 10 से कम होगा ही होगा। तो ये 20 से कम, ये 10 से कम, ये 10 से कम, तीनों मिला के एक है 20 से कम, एक है 10 से कम और एक है 10 से कम। भैया ये तीनों को ऐड करोगे तो 40 से आंसर कम ही आएगा ना, 40 से कम ही आएगा ना। तो क्या ये जो लिखा है सही लिखा है? हाँ बिल्कुल सही लिखा है, हाँ बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो क्या बोल रहा था, एवरेज नंबर ऑफ रॉकेट लॉन्च बाय सीएसई इन 3 इन इज अराउंड 40। जो हमारा चाइना वाला है उसने लगभग 40 किया है, लगभग 40 किया है। तो हाँ अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर 40 से ज्यादा है, यहां पर 40 से ज्यादा है, यहां पर 40 से कम है। तो ऑन एन एवरेज दो में 40 से ज्यादा है और एक में कम है, तो लगभग यहां पर आके उसका एवरेज मीट करेगा। एक हाथ लंबा, एक हाथ थोड़ा छोटा और एक हाथ इतना छोटा, तो जो आपका एवरेज आएगा वो लगभग लगभग ये तीनों के बीच में आएगा, ये तीनों के बीच में आएगा, ये तीनों के बीच में आएगा, यहां पर आएगा। तो लगभग लगभग 40 है, आप बोलोगे यस, यस ऑन एन एवरेज इतना आएगा, ठीक है। इसरो लॉन्च मोर रॉकेट देन गैलेक्टिक एनर्जी इन दिस 3 ईयर। गैलेक्टिक एनर्जी से ज्यादा किया इसरो ने, हाँ भैया देखो इसमें ज्यादा किया है, इसमें भी ज्यादा किया, तीसरे में लगभग बराबर किया है, तो आप बोलोगे हाँ, ठीक है। चलिए रशिया लॉन्च मोर देन 60 रॉकेट इन 3 ईयर। तो इसका जवाब आपको देना है, रशिया का ये रॉस्कोमॉस है। तीनों का मिला के क्या 60 से ज्यादा हो रहे हैं, क्या 60 से ज्यादा हो रहे हैं? जरा देखना भैया, ये 20 है, ये 20 से ज्यादा है और ये 20 से कम है। तो अगर आप तीनों को ऐड करोगे, अगर आप तीनों को ऐड करो, चलो मैं ही बता देता हूं। देखो अगर एक 20 है, एक 20 से ज्यादा है और एक 20 से कम है, तो ऑलमोस्ट 60 और मोर हो सकता है, 60 और 60 से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ज्यादा ज्यादा है। देखो 60 यहां पर अगर हम देखें तो अच्छा यहां कम ज्यादा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम इस पे कह सकते हैं, बहुत ज्यादा इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है क्या आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, वो वाला क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भैया यहां पर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब आखिरी आखिरी क्वेश्चन है आप लोग के सामने, डेटास को देख के आपको ये बताना है
कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और सबसे पहले ये आपके सामने इमेज दी हुई है, इस इमेज के बेसिस में हमें क्वेश्चंस का जवाब देना है, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देख लो, देख लिए भैया बढ़िया तरीके से, अलग अलग जो एनिमल है, जो एयर में, लैंड में और वाटर में रहते हैं, उनकी स्पीड दी हुई है, ठीक है। यहां पर आपसे बोल रहा है व्हाट इज द स्केल यूज इन द ग्राफ, स्केल क्या यूज की गई है। तो अगर आप ध्यान से देखो, एक यूनिट में 16 किलोमीटर प्रति घंटा, एक यूनिट में 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां से यहां तक 16 का गैप है ना, तो सबसे पहले क्या यूनिट है, एक यूनिट में 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए, What do you find interesting in this infographic? What do you want to explain further? मतलब आपको मुझे ये बताओ इसमें इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है देख के। यार सबका अलग अलग हो सकता है, बढ़िया है यार, ये इतना तेज चल रही है, अरे बाप रे 322 किलोमीटर एक घंटे में भागती है, ये चीज इंटरेस्टिंग है। हमें एनिमल्स के बारे में, प्लांट अलग अलग जो जगह पे रहते हैं उनके बारे में पता चल रहा है, तो यार हमें जानकारी मिल रही है, इंटरेस्टिंग है। और देखने भी कितना बढ़िया लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, कलरफुल है, ठीक है। तो ये तो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। उसके बाद व्हाट डिड यू, अच्छा, आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ क्रिएचर वेयर वन स्पीड इज अबाउट ट्वाइस द अनदर। ऐसे क्रिएचर के बारे में बताओ जहां पर एक की स्पीड दूसरे से डबल है, एक की स्पीड दूसरे से डबल है, लगभग डबल है, ठीक है। 26 का डबल 52, 26 का डबल 52, 52 के आसपास कोई दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है, देखो 52 के आसपास ये दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं किलर वेल और ग्रीन डार्नर ड्रैगन फ्लाई, कहीं ना कहीं कौन सा था भैया, किलर वेल एंड ग्रीन क्या नाम था भैया इनका, ग्रीन डार्कर ड्रैगन फ्लाई, लगभग ग्रीन ड्रैगन फ्लाई लगभग डबल है, ठीक है। तो ऐसे आप सबके साथ कंपेयर कर सकते हो। देखो यहां पर क्या करना, 35 का डबल 70 के आसपास कोई दिख रहा है क्या? 70 के आसपास, देखो यहां 35 है, 70 के आसपास नहीं लेकिन उससे छोटा है, तो आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो कहीं ना कहीं ये डबल है, ऑलमोस्ट इन दोनों का पेयर बना सकते हो। यहां पर ऑलमोस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैन वी से दैट द शेल फिश इज अबाउट 4 टाइम फास्टर देन द हम्पबैक व्हेल। क्या बोल रहा है, क्या जो शेल फिश है, जो हमारी शेल फिश है, क्या वो 4 गुना है हम्पबैक व्हेल के, क्या वो 4 गुना है हम्पबैक व्हेल के? तो हम्पबैक व्हेल मतलब ये किलर व्हेल ही है, किलर व्हेल है 26, किलर व्हेल है 26, और यहां पर क्या है, शेल फिश, शेल फिश के कितना दिया हुआ भैया, शेल फिश का अगर आप देखोगे तो ये है, शेल फिश कहां गए, कहां गए, ओहो, ये 109, 109 109 किलोमीटर प्रति घंटा और 109 किलोमीटर प्रति घंटा। आओ जरा चेक करते हैं, अगर मैं 26 इंटू 4 करूं, अगर मैं 26 इंटू 4 करूं तो कितना आएगा, 6 4 जा 24 और 104, 26 4 जा 104 होता है, और यहां पर ये 109 है। सो कैन वी से दैट शेलफिश इज अबाउट 4 टाइम फास्टर देन हम्पबैक, क्या जो शेलफिश है वो 4 गुना ज्यादा स्पीड से चल रही है एज कंपेयर टू, 4 गुना जाते एज कंपेयर टू किलर वेल, मतलब जो वहां पर लिखा है ना हम्पबैक वेल, वो किलर वेल ही है। तो आप बोलोगे यस, लगभग 4, और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे 4 4.2 के आसपास है, लगभग मल्टीप्लाई बाय 4.2 है, तो अराउंड 4 के आसपास है, अराउंड 4 के आसपास है। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर ये क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और देखते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। डेटा डिटेक्टिव, अब डेटा डिटेक्टिव मतलब पता है क्या है, डेटा को देख के उसको मतलब हमें क्या करना है पता है, एकदम डिटेक्टिव बन जाना है। आज हम लोग बनेंगे डेटा डिटेक्टिव। डेटा को अभी तक तो वही कर रहे थे, आगे भी वही करना है भैया, डेटा को देख के हमें उसको डिटेक्टिव करना, डिटेक्ट करना, ठीक है। तो यहां पर ये चीज देखो, और इसको देख के आप डेटा मतलब डिटेक्ट करके मुझे बताओ कि आप इससे क्या चीज पता चल रही है। मैं समझा देता हूं इसमें क्या है, ये स्कूल ए है, ये स्कूल बी है, ठीक है, ये बॉयज का है और ये गर्ल्स का है, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली ये बॉयज का है और ये गर्ल्स का है, ये बॉयज का है और ये गर्ल्स का है, ये क्लास 6 स्टैंडर्ड का है, ये क्लास 7 स्टैंडर्ड का है और ये क्लास 8 स्टैंडर्ड का है, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। आप ये चीज देखना, क्लास 6 स्टैंडर्ड में यहां पर मीन 134 है, यहां पर मीन 149 है, ठीक है। गर्ल्स की यहां पर 137 है, यहां पर 150 है, ठीक है। यहां पर आप देखो कि ये गर्ल्स की एज हाइट ज्यादा है, बॉयज की कम है। यहां पर भी देखो गर्ल्स की एज ज्यादा है, बॉयज की कम है क्लास 6 स्टैंडर्ड में।
वहीं पर अगर आप क्लास 7th की बात करो तो यहाँ पर लगभग सेम है। और यहाँ पर कितनी ज्यादा है देखो, स्कूल ए और स्कूल बी की। देखो स्कूल ए और स्कूल बी में ये ज्यादा है और ये कम है। बोलो हाँ या ना। तो यहां से आप देखिए क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो। यहां से आपके देखते ही आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि इतना ज्यादा कंसिडरेबल डिफरेंस कैसे है हाइट में भैया, सेम ग्रेड में। और ऐसा भी नहीं कि अलग अलग ग्रेड, ये भी क्लास 6 में, ये भी क्लास 6 में, ये भी क्लास 7th में, ये भी क्लास, यहाँ पर 134 है, यहाँ पर 149 है। यार ऐसा भी तो हो सकता है ना, पता है आपको जगह भी मैटर करती है, आप किस जगह से हो, आप किस जगह से हो वो भी मैटर करता है। अगर आप पहाड़ी एरिया के हो या फिर अलग एरिया को तो वहां की हाइट अलग होगी, साउथ इंडियंस की थोड़ी सी अलग होती है, पंजाबियों की आप देखना, हरियाणवी की देखना, वहां की अलग होती है। तो आपका दिमाग ये में ये चलेगा कि इनकी हाइट क्या, मतलब ये है कहाँ के, लोकेशन क्या है इनकी, कितने टॉल आर द स्टूडेंट इन ग्रेड इन माई स्कूल, आपके स्कूल, मतलब ये तो ठीक है, और उनकी एवरेज हाइट क्या है। आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस का बिल्कुल टेंशन मत लो। एक सर्वे है जहां पर 1989, 1999, 2009 और 2000, अच्छा रिपीट हो गया कि हाँ, 1989, 1999, 2009, 2009, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, 1989, 1999, 2009 और 2019, तो एक रिपीट हुआ है। हाँ डेफिनेटली एक रिपीट हुआ है, ये 2009 रिपीट हुआ है, ये रिपीट हुआ है, 2009 रिपीट हुआ है, तो इसको काट देता हूं मैं, ये रिपीट हुआ है। ठीक है, यहां पर एवरेज हाइट दी हुई है कि 5 साल के बच्चे की बॉयज की जो हाइट है वो 101 है, गर्ल्स की जो हाइट है वो 100 है। वही 1999 में बॉयज की जो हाइट है 102 है, गर्ल्स की जो हाइट है वो 101 है, 5th क्लास में। ठीक है, यहां पर ये बॉयज है और ये गर्ल्स है, ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। आप डेटा को देखो ध्यान से, मैं साइड हो रहा हूं। आप कौन से क्लास में, क्लास 7th में हो भैया। पहले बॉयज की 113 हुआ करती थी, 1999 में 114.2 हो गई, 116.2 हो गई, फिर उसके बाद 116.5 हो गई। ठीक है, ये तो बॉयज की, गर्ल्स की 101.4, 101.6, एकदम से 116.2 बराबरी में आ गए 118। यहाँ पर 2019 में तो बड़ी हो गई, देख रहे हो, बड़ी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें, और इसी के बेसिस में कुछ क्वेश्चंस आप लोग से पूछेगा कि जरा मुझे ये बताओ कि भैया द एवरेज हाइट ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल एट एवरी ईयर इंक्रीज फ्रॉम 1989 टू 2009। तो भैया मोस्टली यस, मोस्टली हर साल बॉयज की, मतलब अगर आप देखोगे क्लास 6 स्टैंडर्ड का बच्चा जो यहां पर था, पहले यहां पर देखो 113 था, फिर 114 हो गया, फिर यहाँ 116 हो गया, यहां पर 116.5 होगा, बड़ी ही है। सेम एज में बॉयज की हाइट बड़ी है, गर्ल्स की हाइट बड़ी ही है। ठीक है, तो ओवरऑल एज में हम देखेंगे तो बड़ी ही है। ठीक है, बड़ी ही है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ 13 ईयर ओल्ड गर्ल, 13 ईयर ओल्ड गर्ल इन 1989। अच्छा एज के साथ है, वो क्लास के हिसाब से नहीं, एज के हिसाब से था। तो भूल जाओ भैया, वो जो 7th वाला में दिखाया था ना, भूल जाओ, एज के हिसाब से आ जाते। 13 ईयर ओल्ड गर्ल इन 1989, 13 ईयर ओल्ड गर्ल इन 1989, 144.3, 144.3। और 14 ईयर ओल्ड गर्ल इन 2009, 14 ईयर ओल्ड गर्ल इन 2009, 14 ईयर ओल्ड गर्ल इन 2000, 154.8 है। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यहां ध्यान से देखना, ये जो है ये ज्यादा है, ये कम है, ये तो गलत लिखा है ना। ठीक है, ये तो फॉल्स है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये ज्यादा है ये कम है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ है। ठीक है, तो जो डेटा दिया है वो फॉल्स है, जो डेटा दिया है वो फॉल्स है। द एवरेज हाइट ऑफ 15 ईयर ओल्ड बॉय इन 2019, 15 ईयर ओल्ड बॉय इन 2019, 15 ईयर ओल्ड बॉय इन 2019, अपने हाइट के साथ जरा मैच करना, ये एवरेज हाइट, ये एक नेशनल मतलब प्रॉपरली निकाला वाला है, इज मोर देन दी 1989 16 ईयर ओल्ड, 16 ईयर ओल्ड में, 16 ईयर ओल्ड में 1989 158.4, यहां पर 158.4 है, और यहां पर कितना था भैया 159.4। देख रहे हो, बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल ट्रू। जो 15 साल का बच्चा 2019 में है उसकी हाइट आज के जमाने में ज्यादा है, आज के जमाने में ज्यादा है एज कंपेयर टू जो 16 साल के बच्चे थे 1989 में। पुराने जमाने की हाइट नहीं बढ़ती थी लगता, अब के जमाने की हाइट बढ़ने लगी है, या फिर कोई और भी रीजन हो सकते हैं, उसी के बेसिस में। देखो ये वाला क्वेश्चन है, ऑल गर्ल एज 13 ईयर आर टॉलर देन ऑल एज गर्ल, तो ये तो भैया फॉल्स है, ऑल नहीं बोल सकते हम, क्योंकि यहां पर एवरेज के बारे में बात की गई है, यहां पर एवरेज के बारे में बात की गई है।
जितने भी गर्ल एज 13 साल के हैं वो टॉलर होते हैं, सारे गर्ल जो 11 साल के, ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार 11 साल के बच्चे ज्यादा बड़े हो जाते हैं और 13 साल के बच्चे कुछ छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने डेटास दिए रहते हैं। ठीक है, ये आप लोग के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और है, इसका आपको होमवर्क करना है। ये बढ़िया सा बिल्डिंग दिया हुआ है और इस बिल्डिंग के बेसिस में आपको जवाब देना है कि कौन सी बिल्डिंग बड़ी है, कौन सी बिल्डिंग छोटी है, उसके बेसिस में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में आप बोलोगे भैया हमने जो है फाइनली डॉट्स को कनेक्ट कर दिया है। देखो देखो, फाइनली हमने डॉट्स को कनेक्ट कर दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आई होप जितना भी मैंने समय लिया है 1 घंटा 40 मिनट के अराउंड, उसमें आपको सारी चीज बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जितने भी होमवर्क दिया है करना। इस चैप्टर में मेन, मीडियन, डॉट प्लॉट और उसके बाद ये जो डेटास वाले क्वेश्चन थे, बार ग्राफ वाले भी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। कुछ आपसे ऑब्जर्वेशंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी चीजें मैंने आपको बताई है वो चीज आप बढ़िया से फॉलो करेंगे तो आपके बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे और जितने भी होमवर्क दिया वो करना है। ठीक है, तो मिलते हैं यहाँ सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।